कल अपन शेड्यूल 2 तक पढ़े थे। पहले मेन था शेड्यूल 1 सीखना, ठीक है। सबसे पहले अपन ने शेड्यूल 1 पे फोकस किया था। शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजेक्शन करे थे कवर। परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टेंट पर्सन, और उसके बाद था एजेंट वाला कहानी है, प्रिंसिपल और एजेंट वाली कहानी है, और तीसरा था सर इम्पोर्ट, चौथा सर इम्पोर्ट और सर्विस। ये 4 केसेस हमने कवर किया। शेड्यूल 2 तो लिस्ट है कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आती है शेड्यूल 3 की कहानी। दिस इज इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 3 बताता है सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल। ये एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, इसको एग्जेम्प्ट मत बोलना, ठीक है। ये नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है। नॉट टैक्सेबल भी नहीं बोलना चाहिए, देखा जाए तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आप नॉन टैक्सेबल बोलोगे ना तो एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। अपन पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन, तो एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। इवन नॉन टैक्सेबल भी नहीं बोलना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बात ही नहीं है, जीएसटी के परव्यू में ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो ये बोल के आप बच जाओगे, बट नॉन टैक्सेबल बोलोगे ना तो एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल। अपन पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो शेड्यूल 3 में लिस्ट दी हुई है, इसको प्यार से कई लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, अलग अलग वर्ड से यूज करते हैं, बट शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का इसमें से एक ना एक पॉइंट उठाते ही हैं और डालते ही हैं, क्योंकि इसी से मेन वो चेक करते हैं कितना स्टूडेंट समझ के आया, रट के आया, क्या कहानी है उसकी, ठीक है। तो शेड्यूल 3 की सबसे पहली एक्टिविटी, सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बाहर है जीएसटी से, मतलब सैलरीड पर्सन बाहर है, आसान भाषा में तो यही है, सैलरीड पर्सन बाहर है। पर कौन कौन सैलरीड पर्सन, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। तो इन्होंने बोला सर सैलरीड पर्सन वो है जिसके बेसिस में जहां पर प्रॉपर सैलरी का एग्रीमेंट होगा, जॉब का एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर होगा, वो पर्सन बाहर है। तो बात ये है सर इन द कोर्स ऑफ, मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, या फिर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में कुछ काम करके दे रहा है। कौन? एम्प्लॉय। किसको? एम्प्लॉयर को। तो बात ये हुई कि इन्होंने बोला सर कोई भी सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ काम करके दे दे, तो सरकार बोलती है वो शेड्यूल 3 में आता है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मतलब आप लोग एज अ सीए बनने के बाद कल के दिन कहीं जॉब करते हो, तो आप जॉब करते हो, जो भी आपको सैलरी मिलती है उस पर जीएसटी नहीं है। इन शॉर्ट तो यही है। पर इसमें काफी सारी लड़ाइयाँ हुई, काफी सारी बातें, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, क्योंकि एक एम्प्लॉय आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट भी सर्विसेज दे सकता है। सर कैसे? एकदम सिंपल है। मान लो आप लोग कहीं एज अ सीए गए, ठीक है, और मान लो एज अ सीए कहीं पर ज्वाइन किए, तो वहां पर आपको ऑडिट के फील्ड में रखा गया, ठीक है, ऑडिट के फील्ड पे आपको रखेंगे। अब मान लो कल के दिन टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर आया, ठीक, तो वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इस चीज का था कि आप ऑडिट से रिलेटेड सब काम देखोगे। अब मान लो कल के दिन टैक्स का कोई काम आया, अब आपका जो बॉस है वो आपके पास आया, बोले यार टैक्स का भी देख पाएगा क्या? तो बोल आप सीधा बोल सकते हो सर इट्स नॉट माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, आपने मुझे ऑडिट में रखा था, आपने मुझे टैक्स में रखा ही नहीं है सर, तो मैं टैक्स का क्यों देखूं? ये जनरली कहाँ पर होता है? बिग 4 बिग 10 में होता है, जिसकी जो फील्ड है वो उसी पे काम करता है, दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करता। आप जिसमें हो आप वो काम करोगे। तो अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हो, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट में लिख देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है उस पर लिख देते हैं कि आपको यही काम करना है, आपका यही काम है, तो आप दूसरे में घुस भी नहीं सकते। तो अगर आप दूसरा कुछ काम करके दे रहे हो एम्प्लॉयर को, और उसके लिए अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसे चार्ज कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि वो आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट है ना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा ही नहीं था मैं ये कर रहा हूँ। समझ आया? बैठे है दिमाग में? इसमें एक बहुत बहुत कॉमन है जो आता है कि क्या एक एम्प्लॉय जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, अगर उस कंपनी को अपना घर रेंट पे दे, अपनी शॉप रेंट पे दे, या कोई भी चीज रेंट पे दे, तो क्या उस पर जीएसटी की बात आएगी कि नहीं? सरकार बोली आएगी,
बिल्कुल आएगी, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं लिखता है कि एक एम्प्लॉय अपना घर मुझे किराए पे देगा, तो ये कहीं लिखा ही नहीं होता, तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है सर, तो ये आउटसाइड होता है। आउटसाइड होता है तो ये एम्प्लॉयमेंट सर शेड्यूल 3 की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। शेड्यूल 3 से बाहर निकले तो शेड्यूल 2 बोला भाई हम पढ़ के आए हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी। समझ आया? ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगला, सर्विस सप्लाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये तो हम करते हैं सर, ये सीए लोग करते हैं सर। हम यही तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया इस साल की ऑडिट हम आपकी करेंगे, बैंक ऑडिट ले लो, स्टार्ट ऑडिट ले लो, जो आपको ऑडिट लेना है सर, हम यही तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस साल की हमारे पास हो सकता है अगले साल वो किसी और को देख ले, कोई भरोसा थोड़ी कि उसकी इच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। इसीलिए हमारा जो काम होता है उस पर जीएसटी इसीलिए आ जाता है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट बेसिस में नहीं चलते। अगर हम अपनी ऑफिस खोल रहे तो आप किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में चल जाओ तो अलग ही मैटर हो गया, फिर तो मैटर ही अलग हो गया, फिर तो वो शेड्यूल 3 में चल जाएगा। अपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलोगे तो टैक्सेबल। क्लियर सबको? अगला, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम 5 ईयर्स में उसके पास सर्विस में रहेंगे और 3 ईयर्स में छोड़ दें? बिल्कुल हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? कुछ इमरजेंसी आ गई हो, कहीं अच्छी जगह और जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो, ऐसा कई बार होता है, ठीक। और कई बार ये हमारे कारण होता है और कई बार एम्प्लॉयर के कारण होता है, उसका बिजनेस बंद हो रहा है, वो ले ऑफ कर रहा है। ले ऑफ जानते हो? और आप लोग डीटी में पढ़ते हो सर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स, ये सब पढ़ते हो सर। तो अगर आपको प्री मैच्योर टर्मिनेट करा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट की बात थी 5 साल हम आपको रखेंगे, बट 3 साल में अगर आपको निकाला जा रहा है और उसके लिए आपको कंपनसेट भी किया जा रहा है, सरकार बोलती है सर इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, वो नहीं आएगा सर सप्लाई में, उस पर जीएसटी नहीं है। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ये जो आप लोग सैलरी में पढ़ते हो, ठीक है, डीटी में पढ़ते हो, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है इसके। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन कंपीटिंग फीस, ये सुने, बाजू वाला मेरे को बोला भाई तू टैक्स पढ़ाना छोड़ दे, तेरे को 50 लाख रुपए दे दूंगा। नॉन कंपीटिंग फीस, सरकार बोली टैक्सेबल है भाई, देखो कुछ करने से रोक रहा है, ठीक है, यही तो हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है डायरेक्टर। नॉर्मली कोई भी डायरेक्टर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड होता है, बट सरकार बोली 3 ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये 3 लोग कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होते, नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आते हैं। तो सरकार बोली ये 3 डायरेक्टर अगर कंपनी को कुछ काम करके दे रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी है, और आरसीएम में अपन पढ़ेंगे, आरसीएम टैक्सेबिलिटी भी है, आरसीएम भी है। बट अगर इन 3 के अलावा कोई है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो सरकार बोलती है भैया ये लोग कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड है, और अगर ये लोग एम्प्लॉयड है सरकार बोलती है शेड्यूल 3 में कवर है, लड़ाई अच्छी नहीं है फिर तो। समझ आई बात? बेटा दिमाग में? अच्छा, अगला ये कैजुअल वर्कर्स समझते हो? ये दिहाड़ी मजदूरी जो आते हैं ना 500 रुपए में रोज काम करने वाले, ये कैजुअल वर्कर्स है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर समझते हो? आप लोग ठेकेदारी समझते हो? जो ठेकेदार होता है, मतलब मेन ठेकेदार जिसको हम ठेका देते हैं कि ले भाई ये बिल्डिंग बना दे, वो क्या करता है अपने अंदर एम्प्लॉयज को लेके आता है काम करने के लिए। ऑब्वियस बात है ठेकेदार काम नहीं करता सर, अपने अंदर लोगों को लेके आता है। अब वो जब अपने अंदर लोगों को लेके आता है ना, तो 2 तरीके से लेके आता है। एक, तो रोज का काम कर, रोज पैसा दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। और एक, ये बिल्डिंग पूरा बनाना है, इस पूरे बिल्डिंग को बना देगा तू तो तेरे को आखिरी में इतना लमसम पैसा दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। समझ आ रही बात? बेटा दिमाग में? अब बात ये हो रही है सर कि अगर ये कैजुअल वर्कर्स है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं सर, डेली वेजेस पे काम करते हैं, इन लोग रोज 1 दिन के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, रोज 1 दिन पूरा काम करेंगे, 1 दिन वो जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, तभी उनको एट द एंड ऑफ द डे 500 रुपए या जितना भी रहता है वो मिलेगा सर, नहीं तो नहीं मिलेगा सर।
तो सिंपल सरकार बोली नहीं नहीं इस पे जीएसटी की बात मत करो, और हो भी नहीं सकता। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कितना अजीब हो जाएगा, इस पे जीएसटी हो ही नहीं सकता, और होता भी नहीं है, कहीं नहीं होता, पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता सर। समझ आया? दूसरा तरीका है सर जहां पर कैजुअल वर्कर्स तो है, बट उनको हम कैसे ले आए हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले आए कि भैया ये पूरी बिल्डिंग बना दें तक यही लेबर काम करेंगे, जैसे बिल्डिंग बनेगी ये लेबर फ्री है, उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग में काम करना है कर, नहीं करना है तेरी इच्छा, जबरदस्ती नहीं है सर। अब बात ये आ रही है सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इन्हें जो हम पेमेंट करेंगे क्या इस पे जीएसटी आएगा? बताओ बताओ बताओ। सरकार बोली अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और आप उन्हें मंथली सैलरी या वेजेस दे रहे हो सर, तो सरकार बोली इस पे टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती है, नहीं आती है। पर अगर मान लो आप एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो उनके साथ कि ये पूरे लेबर काम करेंगे, ये पूरा बिल्डिंग बनाने का 5 लाख रुपए लेबर लेंगे, तो सरकार बोली फिर हम ये चेक करेंगे कि आपका एग्रीमेंट कैसा है, क्या एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है तो बैठो फिर इस पे जीएसटी है, पर अगर एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा। तो ये चीज कोई पहले से नहीं बता सकता कि सर इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं, आप रुको पहले देखो उनका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है। जब तक एग्रीमेंट नहीं दिखेगा आपको क्लैरिटी नहीं पता चलेगी सर कि किस टाइप से होने वाला है। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक। तो नेगेटिव लिस्ट में हमने सबसे पहला पढ़ा सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बाहर, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ प्रोवाइड करेगा तो बाहर। शेड्यूल 3 में है सर, नेगेटिव लिस्ट है, बाहर है, जीएसटी सोचना ही मत। ध्यान रखना इन रिलेशन और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में कुछ काम कर रहा है, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ काम कर रहा है तो बाहर है सर। उसके अलावा बाकी सबको हमने घसीट दिया। हम सीए लोग इसीलिए घसीटाते हैं क्योंकि हम नौकरी नहीं कर रहे थे, हम किसी के ऑडिट कर रहे थे, और ऑडिट में हम किसी के नौकर नहीं होते, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। एक ऑडिट हुई उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर वगैरह सब बनते हैं सर। ये बात अलग है कि आपको ही पता है वही आदमी सेम सेम करता है तो वो एक फॉर्मेलिटी से चलता है, बट होता तो है ना वो फॉर्मेलिटी कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलो अगला है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सर कोर्ट ट्रिब्यूनल अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो इनको इन्होंने बोला सर शेड्यूल 3 से बाहर है। क्यों बोला ध्यान से सुनो। अपन वैसे तो जीएसटी में आगे पढ़ेंगे भी, बट ये हमें बेसिक पता है सर कि कोई भी कोर्ट में अगर चाहे सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आईटीएटी हो, कुछ भी आप चले जाओ सर, हर जगह आपको कोई भी केस फाइल करने के लिए एक मिनिमम फीस पे करना पड़ता है हर जगह। बिना फीस पे कि आप कोर्ट में अपना केस को पुट ऑन नहीं कर पाओगे। तो जो एक फीस हम पे करते हैं सरकार बोलती है उसको हम बाहर रख रहे हैं जीएसटी से। रीजन ये है, सिंपल एकदम सिंपल रीजन ये, गवर्नमेंट का कहना ही है कोर्ट कोई भी मजाक में नहीं आता है, मजबूरी में आता है, और मजबूरी पे जीएसटी मत लो किसी के। भाई कोर्ट आदमी क्यों जा रहा है, मजे के लिए थोड़ी जा रहा है, कह रहे चल खाली बैठा हूँ केस कर लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो मजाक के लिए नहीं जा रहा है। वो सर मजबूरी हुई होगी, कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ होगा, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा, या कोई भी डिस्प्यूट हुआ होगा तब कोर्ट पहुंचा है। तो सरकार बोलती है अगर उस कोर्ट फीस पे जीएसटी लगाना चालू कर दें तो कोर्ट फीस बढ़ जाएगी सर, और कोर्ट फीस बढ़ेगी तो वही बात है सर, फिर आम आदमी के लिए बाहर हो जाएगा कोर्ट। तो अगर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा कोर्ट तो फिर वही बात है, लोग कोर्ट कैसे जाएंगे। अरे बात समझ, इसलिए इनको बाहर रखें। तीसरा है सर जो फंक्शंस या ड्यूटीज परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स, इन सबको बाहर किया सर, इन सबको बाहर किया। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर, इन सबको बाहर किया, इन सबको इन्होंने बाहर कर दिया। इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं। अच्छा एक मस्त वाली बात बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस। आप लोग एक चीज समझना, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। कोई एमपीज एमएलए जो होते हैं, आपको क्या लगता है हर एमपी और एमएलए मिनिस्टर्स होते हैं? नहीं 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 नहीं, अरे बहुत एमपीज एमएलए होते हैं यार। हर कोई मिनिस्टर कैसे होता है, हर आदमी मिनिस्टर नहीं होता। इन एमपीज और एमएलए में से ही मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाते हैं, ये तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जॉब में होते हैं।
तो वो तो वैसे ही कवर्ड हो गए सर, मतलब पहली वाली एंट्री पे ये सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। बाकी जो एमपी एमएलए होते हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होते, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड नहीं होते सर, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकार बोली उनको भी हम यहां से बाहर करते हैं। समझ आया? इन शॉर्ट तो दोनों ही बाहर है, इन शॉर्ट दोनों ही बाहर है, बट डिफरेंस ये हमें पता होना चाहिए सर। भैया जो क्या बोलते हैं ये अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, दे आर पब्लिक सर्वेंट, सैलरी लेते हैं वो लोग, वो सैलरी लेते हैं। हाँ मिलती है, बट इनको गवर्नमेंट से नहीं मिलती है, इनको इनकी पार्टी से मिलती है, एमपी एमएलए से। इनको इनकी पार्टी पालती है, एमपी एमएलए को। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है, वो प्रॉपर सैलरीड पर्सन होते हैं। अभी जैसे उसकी बात कर लो, लेटेस्ट में राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन किया ना, एमएलए है ना वो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एमएलए नहीं है, एमएलए है, बट सर वो कोई मिनिस्टर नहीं है, एमएलए है। हाँ मतलब एमपी एमएलए कुछ भी राज्यसभा वगैरह का मेंबर है। हाँ मतलब उन्हीं में से एक मिनट के लिए अगर मान लो कल के दिन वो एमपी एमएलए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वो उसे नॉमिनेट किया जाता है, से डायरेक्टली नहीं बनता। एक बार के लिए मान लो जब तक वो आम आदमी पार्टी का था तब तक तो एमएलए था, आम आदमी पार्टी में जब था तब तक तो वो एमएलए था। भले ठीक है कोई मिनिस्टर्स की पोस्ट नहीं थी उसके पास, बट एमएलए था वो, सिंपल। समझ आया? बैठे दिमाग में। अगला, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल, ठीक है, सेरेमोटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज, इंक्लूडिंग मरे हुए आदमी को लेके जाना, जलाना, दफनाना, जो भी करते हैं जिसके धर्म में जैसा होता है वो सब चीजें कवर्ड है। इवन मॉर्चरी भी कवर्ड है, जहां पर अपन, आपको पता है कोई रात को अगर 10 बजे मर जाए तो उसको जलाते नहीं है, रात के 10 बजे कभी किसी को नहीं जलाते, किसी को नहीं जलाते। तो रात को 10 बजे उसे मॉर्चरी रूम में छोड़ देते सर, वहां पर रख देते, कोल्ड स्टोरेज होता है वो, ठंडे में रख देते उसको, फिर अगले दिन उसकी बॉडी लेके आते हैं और फिर जलाते हैं, यही होता है सर। तो सरकार बोली सब 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 शेड्यूल 3 में सर, सब सब फ्यूनरल ब्यूरल सेरेमोटोरियम मॉर्चरी जो भी हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो, गाड़ी का नाम सुनो ना, बढ़ते कदम, आखिरी हम सफर, ये इस टाइप के नाम होते हैं गाड़ियों के, सब सब सब। पर अगर आप किसी जिंदा आदमी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो तो उस पर जीएसटी है, जिंदा आदमी को अगर आप एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो तो उस पर जीएसटी है। ये बात अलग है वो एग्जेम्प्ट है, पर जीएसटी है, इस पे तो जीएसटी की बात ही नहीं है, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो। फ्यूनरल ब्यूरल, देख कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का ये अपना अपना तरीका है। मुस्लिम्स लोग वो बना देते हैं ना, मकबरा टाइप से बना देते हैं ना, क्या बनाते हैं उन लोग, वैसा बना देते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन लोग दफनाइट से देते हैं, हिंदू लोग जनरली जला देते हैं, सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है, तो वो सब कवर्ड हो जाता है, सब। हाँ दफनाना, बरियल दबा देना, यही सब चीजें, ठीक है, आया समझ? ठीक। ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इन्होंने शेड्यूल 3 में रखा, पर याद रखना जमीन बेचो शेड्यूल 3 में, बिल्डिंग बनी हुई बेचो शेड्यूल 3 में, अधूरी बेच दिए तो वो शेड्यूल 2 में, और शेड्यूल 2 उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलता है, ऐसे याद रखना। पूरा बना के बेच दो शेड्यूल 3 में, जीएसटी ही नहीं है सर, बात ही नहीं होगी। अधूरा बेच दिए, अच्छा लैंड कभी अधूरा नहीं होता, लैंड कैसे अधूरा होगा, लैंड तो लैंड ही है ना, लैंड कैसे अधूरा होगा, बिल्डिंग अधूरी हो सकती है सर,
तो इन्होंने बोला अगर बिल्डिंग अधूरी कोई बेच दे, इसीलिए आजकल बिल्डर्स जो बेचते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, वो कोई भी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव, इजी पोजीशन, ऐसी प्रॉपर्टीज बेचते हैं। और अगर तैयार नहीं है तो वो आपसे सिर्फ बुकिंग लेके छोड़ देगा। वो खुद बोलता है मैं भी नहीं बेचूंगा भाई, पहले बनने तो दें। क्योंकि अगर पहले बेच दिया तो जीएसटी, और प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होती ना, 50-50 लाख की प्रॉपर्टी है, 18% जीएसटी लगाओगे, मर जाएगा कोई आदमी, 9 लाख रुपए क्या जीएसटी देगा? इसीलिए नहीं करते, बुकिंग अमाउंट लेते हैं, छोड़ देते हैं, भैया जब बनेगी तब अपन सेल का एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उसे ही पता है पहले कर दिया तो जीएसटी आ जाएगा। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में, आगे बढ़। एक्शनेबल क्लेम पर एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में है, एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में हम ये बोल रहे हैं सर कि ये भले ही गुड्स की डेफिनेशन में, बट हम इस पर जीएसटी की बात नहीं करते। फिर हमने एक्शनेबल क्लेम को 2 कैटेगरी में रखा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और अदर एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को तो हम घसीट के लाए हैं जीएसटी में, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी की भी, इनको तो हम घसीट के लाए हैं, ये है जीएसटी में। पर सर अदर स्पेसिफाइड एक्शनेबल, अदर क्लेम्स जो है ना एक्शनेबल क्लेम, उसको छोड़ दिया हमने, उस पर जीएसटी की बात नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप समझो, एक्शनेबल क्लेम अपन क्या सीखे थे कि सर कोई भी अनसिक्योर्ड डेट जिसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल। आसान भाषा में, आप दो मेरे डेटर्स, पैसा लेना है ना, आप दो मेरे डेटर्स, तो आप समझो। क्या लगता है पूरे मार्केट में लोग उधारी में माल बेचते हैं कि नहीं बेचते? बहुत कॉमन सी चीज़ है उधारी, हर आदमी कैश में काम नहीं करता, उधारी में माल बेच रहा है। उधारी में तो कोई आदमी पैसा देता है, कोई नहीं देता। अब जो दे दिया ठीक है, जो नहीं दिया बहुत सारे लोग उनके ऊपर केस भी करते। छोटा मोटा अमाउंट रहता तो नहीं करते, बड़े बड़े अमाउंट पे तो लोग केस भी करते, भाई पैसा चाहिए मेरे को। अब अगर कल के दिन ये नहीं लिखते, कहीं के दिन ये नहीं लिखते, तो सरकार क्या करती, इस पे भी जीएसटी लगाती। अब कैसे लगाती? मान लो आप मेरे 50 लाख के डेटर्स हो, तो सरकार क्या बोलती, भाई तेरे को इनसे 50 लाख रुपए ले लेना। बोला हाँ। सरकार बोली इस पे जीएसटी। मैं बोला अबे पागल हो गए हो क्या? जब मैं सेल किया था, सप्लाई किया था, तब तो मैं जीएसटी लगा चुका हूँ। सरकार बोली ना 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 ना, राइट टू क्लेम है तेरे पास, राइट टू क्लेम है, इस पे वापस जीएसटी लगेगा। इसीलिए सरकार ने छोड़ दिया, एक ही चीज पे 2 बार जीएसटी लग जाता, एक ही चीज पे 2 बार जीएसटी हो जाता। सरकार बोली रहने दे भाई, नहीं करते तो बवाल हो जाएगा नहीं तो। आ रही बात समझ? इसीलिए लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग और हॉर्स रेस, इनको सिर्फ कवर किया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में, इनमें जीएसटी है। और इनमें कैसे वैल्यू निकाली जाती है, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सीखेंगे सर। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, अब इसको समझो सर। ये एग्जाम में पूछते और बड़े प्यार से पूछ के निकलते, एक स्टूडेंट इसको सोचता भी नहीं और भूल जाता है, सब भूल जाता है। बल्कि है सबसे आसान पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट। एक यूएस वाला आदमी अगर दुबई वाले आदमी को सप्लाई करेगा तो आप क्यों जीएसटी लोगे? मेरे को आप ये बताओ। अब गलती स्टूडेंट की नहीं है। स्टूडेंट क्या होता है, ये तो सप्लाई चैप्टर है, इसके बाद स्टूडेंट पढ़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई जब वो पढ़ता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार ठीक है, भले यूएस का और दुबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो शायद इंडिया का होगा, इसलिए जीएसटी लगी। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट भी बाहर है, तो जीएसटी की बात क्यों कर रहे हो? जीएसटी की बात ही क्यों हो रही है? होना ही नहीं चाहिए। शेड्यूल 3 से ही बाहर हो आप। जब शेड्यूल 3 से बाहर हो गए तो आगे प्लेस ऑफ सप्लाई तक पहुंच ही क्यों रहे हो? जाने की बात ही नहीं है सर। समझ आया? जहां पर एक पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, जिसको सप्लाई कर रहा है दूसरा आदमी भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, बट याद रखना वो गुड्स इंडिया नहीं आना चाहिए। एक बार अगर वो गुड्स इंडिया आ गया तब तो फिर गड़बड़ हो गया। अगर यूएस वाला आदमी पहले इंडिया में गुड्स भेजता है फिर दुबई भेजता है, तो सरकार बोलेगी पागल है, फिर तो ये इंपोर्ट हो गया, और इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट हो गया, वो तो कस्टम में खेल, फिर जीएसटी से बाहर निकल। समझ आया? ये चीज का ध्यान रखना। विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, इंडिया में नहीं एंटर करना, इंडिया में एंटर नहीं करना, चाहे ये गुड्स हो चाहे ये सर्विस हो, दोनों चीज इंडिया में नहीं आना चाहिए। इंडिया आए मतलब वो फिर कस्टम बीच में आ जाएगा, जीएसटी नहीं आता, कस्टम बीच में आ जाता है। फिर कस्टम बोलते हैं बैठो, फिर अपन बात करते हैं भाई, गुड्स है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, बात करते हैं।
और क्या बोलते हैं सर्विसेज है तो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फिर जीएसटी बोलता है। मैं बात कर लेता हूँ भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो। समझ आ रही है कहानी? पक्का कुछ पूछो तो ठीक। अगला, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब मैं ये आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा, एकदम डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि कस्टम यही पढ़ते हैं। मान लो कोई गुड्स मेरा आया, ठीक है, दुबई से मेरा गुड्स आया। अब गुड्स आया तो सरकार बोली इसको तो पोर्ट से ले जा, पोर्ट से ले जा, 30 दिन का समय दे रहे हैं, 30 दिन बाद इसको बेच देंगे। बोला नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगा ना। सरकार बोली आज ही ले जा। मैं बोला आज जगह नहीं है मेरे पास, मेरे पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन में पहले ही बहुत माल पड़ा हुआ है, ये अभी नहीं ले जा पाऊंगा। सरकार बोली कोई बात नहीं, एक काम कर, हमारा वेयर हाउस होता है, तू चाहे तो हमारे वेयर हाउस में रख ले, नहीं तो तेरे को कहीं बाहर प्राइवेट वाले का वेयर हाउस लगेगा तो वहां रख ले। तो अगर मैं कोई गुड्स वेयर हाउस लेके जा रहा हूँ, घर नहीं ले जा रहा हूँ, और अपने वेयर हाउस नहीं ले जा रहा हूँ, अपने वेयर हाउस ले गया तो मैं तो घर ही ले गया, मेरा वेयर हाउस नहीं है ये, या तो गवर्नमेंट का होगा पब्लिक वेयर हाउस, या तो किसी का प्राइवेट दूसरे का वेयर हाउस रहेगा जो सरकार की नजर में रहेगा, सरकार के लाइसेंस पे रहेगा। तो सरकार बोलती है उस केस में अगर तू वेयर हाउस में गुड्स लेके जा रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं है। मैं बोला बढ़िया ही है, तो फिर हर आदमी वेयर हाउस में ही रखेगा और वेयर हाउस से माल बेचेगा। सरकार बोली नहीं नहीं नहीं, तू बात नहीं सुना, वेयर हाउस में लेके जा रहा है उस पर जीएसटी नहीं है, पर तू अगर वेयर हाउस से बेचा या वेयर हाउस से घर लेके गया तो सरकार बोली बैठ फिर जीएसटी। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो लोग वेयर हाउस ले जाके चोरी करते होंगे, बेच देते होंगे, बताते ही नहीं होंगे। कैसे नहीं होगा सर, आप एक बात समझो, जितना गुड्स आप वेयर हाउस में लेके जाते हो ये सब वेयर हाउस गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस रहते हैं, और इन सब को गवर्नमेंट को अपने स्टॉक स्टेटमेंट्स देने होते हैं कि इनके पास किस किस पार्टी का माल पड़ा हुआ है। अब आप समझो, मेरा जस्ट एन एग्जाम्पल है, मेरा मान लो वहां पर 10 खोखा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 बड़े बड़े कार्टून सामान पड़े हुए हैं। अब मैं वहां से एक भी निकालने जाऊंगा, एक भी, तो वहां वेयर हाउस में एंट्री होती है कि क्यों निकाल रहा है, किस लिए निकाल, आपको बताना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी क्या आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। और आप सैंपल भी निकालोगे तो ऐसा थोड़ी कि सैंपल में पूरा ही गुड्स निकाल दोगे। और आप जो सैंपल, अपन कस्टम पढ़ेंगे, आप जो सैंपल निकालते हो वो सैंपल में भी आप ड्यूटी पे करके निकालते हो, क्योंकि सैंपल वापस नहीं आएगा। सैंपल कौन वापस देता है? सैंपल आप जिसको दोगे वो तो रख लेगा। तो इसीलिए रियल लाइफ में लॉजिकली आप इस पर टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? बहुत काल्पनिक कुछ भी बात करोगे कि हम वेयर हाउस वाले से सेटिंग कर लेते हैं, वहां से निकाल, वो अलग बात है, वो अलग, लीगली नहीं कर पाओ। इलीगली तो कुछ भी कर लो। समझ आ रही बात? ये बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? अगला, ये इन्होंने ना इस बार कमिटमेंट नहीं है, पिछली बार का, पिछली बार इन्होंने बोला सर वेयर हाउस से गुड्स कहां पर जा रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, SEZ। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता था सर, अच्छा अब ये क्यों आया था अमेंडमेंट? इसके पीछे लॉजिक था सर, इसके पीछे लॉजिक था सर। लॉजिक ये हुआ सर, एक बात समझो, कई लोग ना बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके उससे कुछ बनाते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये आदमी क्या करता है, जैसे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके वेयर हाउस में ले गया, तब तक तो गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लेती। अब वेयर हाउस के बाद ये आदमी क्या करता था, घर लेके जाता था। तो जैसे ही घर लेके गया सरकार इससे ड्यूटी मांग ली, फिर ये आदमी बोलता था मैं भैया इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा, तो सरकार बोलती थी हमसे रिफंड ले ले। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत क्लैरिकल वर्क ज्यादा है। और आपको ही पता है एक दिन में रिफंड नहीं आता है, काल्पनिक बात है एक दिन में रिफंड आना। तो जब तक रिफंड नहीं आता मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास ब्लॉक्ड होता है, पैसा पड़ा हुआ रहता है, मैं कैसे करूंगा उसको? समय लगता है आने में, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, लोगों का करोड़ों में अमाउंट होता है, तो उनका तो बिजनेस रुकता है ना। तो सरकार ने क्रिस्टल क्लियर बोला एक काम करते हैं सर, ऐसे गुड्स जिनको आपने वेयर हाउस में रखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस्ड कहां पर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने छत्तीसगढ़ में जैसे जांजगीर चांपा में है सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर जगह का अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अपने छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। और इन अ फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन, ये कौन बताता है सर? ये कस्टम वाले बताते हैं। फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन सर, टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट
और टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब समझ लो, घर लेके जाना, आसान भाषा में घर लेके जाना। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब मेरा घर, मैं अपने गोडाउन में ला रहा हूँ, अपनी दुकान में ला रहा हूँ, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, कौन से वेयर हाउस में पड़ा है? SEZ के, ठीक है। गुड्स SEZ जो है इसके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और ये वेयर हाउस में पड़े पड़े जो गुड्स है ना, ये मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूं। आराम से। आप बोलोगे सर अभी तो आप ऊपर वेयर हाउस को वैसे ही सिखा दिए थे, तो फिर अलग से क्यों बोलना पड़ गया? अलग से इसलिए बोलना पड़ गया सर, वहां पर सिर्फ वेयर हाउस इन्होंने लिख के छोड़ दिया था, अब कहाँ का वेयर हाउस इन्होंने बताया नहीं था। बट जब उसका इंटरप्रिटेशन निकला तो उसका इंटरप्रिटेशन कस्टम से निकला, और कस्टम से जब निकला तो कस्टम में वेयर हाउस पब्लिक प्राइवेट वाले ही वेयर हाउस होते थे, तो वही दो वेयर हाउस कवर हुए थे। अब उसके अलावा बाकी वेयर हाउस कवर ही नहीं हुए थे सर। मतलब ये SEZ वाला नहीं कवर हुआ था, फ्री ट्रेड जोन वाला कवर नहीं हुआ था, ये सब वेयर हाउस कवर नहीं हुए थे। पर SEZ का मेन पर्पस ही क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। तो भाई कोई आदमी SEZ में बैठा है तो वो इंपोर्ट भी तो कर सकता है ना, तो इंपोर्ट किया, वेयर हाउस में रखा, बाद में एक्सपोर्ट कर देगा। तो सरकार बोली ये वाला वेयर हाउस कवर नहीं हुआ था, इसीलिए इन्होंने बाद में इसको कवर किया, इसीलिए इसको इन्होंने कवर किया। देखो ना, डबल ए है, पहले ए था फिर डबल ए आया बाद में, छूट गया था। कवर करे, कवर करे, शेड्यूल 3 में लाए, शेड्यूल 3 में लाए, GST से बाहर कर दिए। और मैं बताऊं कोई मतलब भी नहीं है GST में घुसने का इनके बीच। क्यों? एक आदमी जो SEZ के वेयर हाउस में गुड्स रखा है, कल के दिन वो एक्सपोर्ट करेगा, आप पहले GST लगाओ, फिर वो एक्सपोर्ट करेगा, GST लोगे नहीं आप, फिर जो आप उससे GST लियो फिर वो उसका रिफंड लेने जाएगा, अलग ही टाइम पास हो जाएगा। फिर GST के रिफंड चैप्टर पढ़े, फिर रिफंड का पूरा प्रोसीजर अप्लाई करे। अरे क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो? जब SEZ में आप टैक्सेस की बात ही नहीं करते हो तो बेटर है ना, छोड़ ही दो उन्हें, पूरा ही बाहर कर दो, ताकि कल के दिन दिक्कत ही ना आए इनको लेके। इसीलिए इनको सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन SEZ और इन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन टू एनी पर्सन, किसी को भी सप्लाई करना बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट। मतलब समझो, एकदम सिंपल एग्जांपल है। वर्धमान सर SEZ के वेयर हाउस में गुड्स रखे हैं, ये क्लियर? ठीक है। वर्धमान सर को ये गुड्स एक्सपोर्ट करना था, और एक्सपोर्ट करना था USA में, एक्सपोर्ट करना था, ठीक है। अब मैं जैसे ही USA में एक्सपोर्ट करने वाला था, उतने में ये वाला भाई आया मेरे पास, ये बोला सर मैं सुना हूँ कि आपके वेयर हाउस में गुड्स पड़ा हुआ है। मैं बोला हाँ यार, इम्पोर्ट किया था, आया हुआ है। बोले सर एक काम करो ना, ये गुड्स मेरे को बेच दो। मैं बोला यार तेरे को बेचूंगा तो GST की बात है। अगर मैं पुरानी बात करूँ तो SEZ के वेयर हाउस में रखा था, SEZ के वेयर हाउस से मैंने इसको सप्लाई किया, GST आ जाता, मैंने इसको सप्लाई किया, GST आ जाता पुराने में। अब सरकार ने बोला नहीं नहीं, वेयर हाउस में गुड्स पड़ा है, इस पे GST की बात ही मत करो, भले SEZ का वेयर हाउस है, इस पे GST की बात मत करो, इस पे कोई GST की बात मत करो। मैं बोला कल के दिन ये आदमी भी तो बेच सकता है USA में। सरकार बोली ये अगर आदमी USA में लेके जाएगा तो वो एक्सपोर्ट है, और जनरली एक्सपोर्ट में टैक्सेस नहीं होते। जनरली अगर जब तक गवर्नमेंट स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट पे ना लगाना चाहे, जैसे गोल्ड का एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, गोल्ड का एक्सपोर्ट अलाउ नहीं, अभी तो बैन है, अभी तो टोटल बैन है। और वो डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, किसी चीज का एक्सपोर्ट बैन कर देती है, किसी चीज के एक्सपोर्ट में टैक्स लगाती है, किसी चीज को बाहर कर देती है। वो याद है बीच में ट्रम्प और इंडिया लड़ रहे थे ट्वीट में, वो हर दिन हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ट्वीट के थ्रू लगा रहा था। अरे समझ, तो गवर्नमेंट भी कम नहीं थी, गवर्नमेंट बोली ठीक है तो टैरिफ लगा, हम भी जो तेरे को मेडिसिन दे रहे हैं उन मेडिसिन पे टैक्स हम भी बढ़ा देते हैं, तू ही मर जाएगा, दवाई तो चाहिए ना, तू ही मर जाएगा। तो बाद में वो बोला अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गया, मैं इंडिया से पंगा ले रहा हूँ, फिर छोड़ दिया। समझ आ रहा है? बेटर ही मामले। तो सर वर्धमान सर का
SEZ में वेयर हाउस में गुड्स पड़ा हुआ था, पड़े पड़े वर्धमान सर किसी और को बेच दिए, सरकार वाले इस पे GST नहीं है। जब ये गुड्स यहाँ से निकल के USA जाएगा तो वो एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट होगा तो फिर हम कस्टम में देखेंगे कि भाई टैक्सेस है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता, बट ये वाले पार्ट पे टैक्सेस नहीं है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? अब हाँ सिंपल, वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान बिकता है, नहीं है GST। वेयर हाउस से बाहर निकल के बिक रहा है GST। सिंपल। पहले इन लोग नॉर्मल वाला वेयर हाउस कवर किए थे, अब बाद में इन्होंने लिख के सब वेयर हाउस कवर करना स्टार्ट किया। आई बात समझ? ये सुने हो कभी? मान लो सर मैं USA से, ठीक है, वर्धमान सर USA से आईफोन मंगा रहे हैं सर, ठीक है, आईफोन मंगा रहे हैं। अब रास्ते से आईफोन आ रहा है, मान लो लेटेस्ट लॉन्च हो रहा है आईफोन 18 आ रहा है, वर्धमान सर मंगा रहे हैं सर। अब मान लो इतने में जय को पता चला, अरे वाह सर आप आईफोन मंगा रहे हो, आपका फर्स्ट लॉट है, सर एक काम करो ना मुझे भी दे दो, क्या है मैं पहले बेचूंगा तो ब्लैक में बेच पाऊंगा, बाद में तो पूरे मार्केट में आ जाएगा सर। मैं बोला अभी आने तो दे तब तो देखो दूंगा। बोले आना वाना छोड़ो ना सर, आएगा फिर आप जाओगे कस्टम वाले के पास, फॉर्मेलिटी करोगे, फिर आप मुझे बेचो, सर समय लग जाएगा, एक काम करो ये आईफोन मुझे बेच दो। मैं बोला गुड्स तो अभी रास्ते में इंडिया भी नहीं आया। बोले छोड़ो ना सर, रास्ते में ही बेच दो पूरा। अब ये जो रास्ते में मैं बेच रहा हूँ इस पे GST नहीं है, तो आप बोलोगे सर कल के दिन मान लो जय रास्ते में तो खरीद लिया, ठीक, अब कल के दिन वो भी क्लियर कराने तो आएगा ना कस्टम वाले के पास कि भैया सामान दे दो, तो कस्टम वाले बोलेगा अरे भाई ये तो वर्धमान सर का था, तो जय डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ये देख वर्धमान सर ने मुझे बेच दिया है। तो कस्टम वाला बोलेगा आओ बैठो सर, अब आप लेके जाओगे तो आप कस्टम ड्यूटी दो, नहीं तो पहले हम वर्धमान सर से ले रहे थे। आगे तो कस्टम ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा, पीछे इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोला। समझ आया? इसी को बोलते हैं हाई सी सेल, रास्ते में माल बेच देना। क्लियर हुआ? और मैं आपको बताऊं इसको शेड्यूल 3 में रखने के पीछे एक लॉजिक और रीजन भी है। सरकार बाप जन्म में ट्रैक नहीं कर पाएगी कि कैसे कौन बेच रहे रास्ते में, आप उनको बताओ कैसे ट्रैक करोगे? अबे सामान आने के बाद ट्रैक होता है, सामान पहले आया ही नहीं है, वो तो रास्ते में तो मैं 100 लोगों को बेच दूं, क्या ट्रैक कर लोगे आप GST ले ही नहीं पाओगे ट्रैक करके। आ रही बात समझ? हाँ कस्टम में जब मैं आऊंगा अपना सामान छुड़वाने के तब आप लो ना कस्टम ड्यूटी, मैं कहाँ मना कर रहा, तब तो आपका हक बनता है, पर रास्ते में आप नहीं ले पाओगे, ट्राई भी कर लोगे तो नहीं ले पाओगे। समझ आया? हाई सी सेल समझ आया? अगला को इंश्योरेंस समझते हो? कभी सुने हो को इंश्योरेंस? थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ भी? जी मिलके इंश्योरेंस करते हैं, समझाता हूँ। वर्धमान सर है, ठीक है, वर्धमान सर के पास मान लो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्धमान सर LIC के पास गए और LIC को बोले भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इंश्योरेंस कर दे। LIC बोला पागल है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला देख ले यार किसी और के साथ मिलके कर ले। LIC बोला ठीक है एक काम करता हूँ, मैं रिलायंस को भी ले लेता हूँ और रिलायंस के साथ मिलके ये प्रॉपर्टी तेरी इंश्योर्ड कर देता हूँ। मैं बोला चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं LIC के पास गया, LIC ने मुझे बोला भाई देख 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका 10% प्रीमियम 10 करोड़ तेरे को देना पड़ेगा और इस पे GST लगता है सर 18%, इंश्योरेंस पे 18% है, तो 1.8 CR तेरे को GST का देना पड़ेगा, तो टोटल 11.8 CR हमें देना पड़ेगा। मैं बोला दे दिया। वर्धमान सर ने 11.8 CR किसको दे दिया? LIC को। अब LIC बोला सुन देख भाई ये प्रॉपर्टी हम अकेले तो इंश्योर नहीं कर सकते, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम अकेले इंश्योर नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे रिलायंस के साथ मिलकर इंश्योरेंस करेंगे, तो 50% मेरा 50% मेरा, हम दोनों मिलकर इंश्योरेंस करेंगे। मैं बोला मुझसे क्या चाहते?
मुझसे क्या चाहते हो? LIC बोला तेरे से कुछ नहीं चाहते, हम तेरे को ये बता रहे कि हम 2 लोग मिलकर तेरी प्रॉपर्टी को इंश्योर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। मतलब मैं क्या करूं? LIC मेरे को बोला आप कुछ मत करो, आप सिंपल 11.8 करोड़ LIC को दे दो, LIC इसमें से 50% क्या करेगा, रिलायंस के साथ शेयर कर लेगा। समझ आई कहानी? सरकार एकदम सिंपल एक लाइन पे बोली, एक ही लाइन पे बात खत्म कर दी। अगर वर्धमान सर ने जो GST अमाउंट दिया है LIC को, अब आप अगर टेक्निकल वर्ड बोलोगे तो टेक्निकली ये लिखा है कि ग्रॉस अमाउंट पे अगर जो GST चार्ज हुआ है वो अगर LIC गवर्नमेंट को दे देता है, जो कि हमारे केस में 1.8 CR है, वो अगर वो गवर्नमेंट को दे देता है तो उस केस में जो ये 50% किसके साथ शेयर कर रहा है, रिलायंस के साथ, तो उस पे GST नहीं होगा। तो हमें एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? हमें एग्जाम में ये देखना है कि सर LIC इज कॉल्ड लीड इंश्योरर और इसको बोलते हैं हम को इंश्योरर। हमें ये चेक करना है एग्जाम में कि लीड इंश्योरर ने सर गवर्नमेंट को ग्रॉस अमाउंट पे पूरा GST दिया है कि नहीं। अगर दे दिया तो सर जो लीड इंश्योरर को इंश्योरर के साथ प्रीमियम शेयर कर रहा है इस पे GST नहीं होगा। पर अगर इसने ग्रॉस अमाउंट पे GST नहीं दिया, मान लो LIC बोला मैं क्यों पूरा GST दूं, पागल हूं, मैं तो 50% ही इंश्योर कर रहा हूं, मैं तो भाई 5 ही करोड़ पे देने वाला हूं, तो फिर उस केस में रिलायंस को बचे हुए 5 करोड़ पे GST देना पड़ेगा। बात समझ आई? ये पहला किस्सा, ये वाला अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरर और लीड इंश्योरर। ये वाला पता है किसी को? ये क्या होता है? री इंश्योरेंस सर्विस। समझाता हूं। वर्धमान सर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी LIC के पास कर, LIC को बोले भाई इंश्योरेंस कर दे, LIC बोला ओके। मैं बोला किसी के साथ मिलके करेगा? बोले नहीं नहीं मैं अकेले कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरी। मैं बोला तू कर ले, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो कोई भी इंश्योरेंस करे। LIC जोश जोश में इंश्योरेंस तो कर दिया, प्रीमियम वही 10%, तो 10 करोड़ का प्रीमियम, 1.8 CR GST, तो 11.8 CR ये मैंने LIC को दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, वर्धमान सर घर चले, और वर्धमान सर को कोई मतलब नहीं। अब LIC एक बार इंश्योरेंस कर दिया, उसके बाद LIC की फटी, LIC को लगा अरे यार कल के दिन कुछ हो गया तो मेरे को 100 करोड़ देना पड़ जाएगा, बहुत देना पड़ जाएगा, और एकदम से बिजनेस से 100 करोड़ निकलेगा मेरे तो बैंड बच जाएगी मेरी। LIC बोला एक काम करते हैं भाई, मेरी फटी पड़ी है, अचानक से मैं 100 करोड़ बिजनेस से निकालूंगा तो मेरा बिजनेस नीचे ना चल जाए। तो LIC क्या किया, गया रिलायंस के पास, रिलायंस को बोला देख एक ना मेरा क्लाइंट है वर्धमान सर, मैं उसकी ना 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करके बैठा हूँ। तो रिलायंस बोला मुझसे क्या चाहता है? बोले सिंपल है, तू इस प्रॉपर्टी को री इंश्योर कर दे। तो रिलायंस बोला री इंश्योर मतलब? देख पूरा रिलायंस LIC को समझाया, देख अभी ना पूरा बड़ा 100 करोड़ का मुझे देने का है, और ये पूरा बर्डन मेरे को लग रहा है कि अगर मैं लिया और कल के दिन कुछ इधर उधर हुआ तो मैं पूरा दूंगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा, शायद बंद भी हो जाए। तो मैं चाहता हूं अपन रिस्क शेयर कर ले, मतलब तू 50% ही री इंश्योर कर ले, 100% मत कर, 50% तू री इंश्योर कर ले, 50% मैं री इंश्योर कर लेता हूँ। समझ आई बात? अब सिंपल गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने बोला भाई आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी ट्रांजेक्शन में ये देखिए कि क्या LIC गवर्नमेंट को ग्रॉस अमाउंट पे जितना GST बनता है, क्या ये पूरा GST का अमाउंट गवर्नमेंट को दे देता है कि नहीं, और इस GST के अमाउंट पे वो री इंश्योरेंस कमीशन, री इंश्योरेंस कमीशन, रिसाइडिंग कमीशन,
री इंश्योरेंस कमीशन वर्ड्स सिनोनिम्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक, क्या री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्ट करने के बाद पे करता है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आता है, सर री इंश्योरेंस कमीशन क्यों? ध्यान से सुनना। LIC ने रिलायंस को समझाया, बोला सुन मैं तेरे लिए 50 करोड़ का धंधा लेके आया हूं। रिलायंस बोला धंधा कैसे आया? बोले सुन, जब जब वर्तमान से प्रीमियम पे करेंगे तो आधा प्रीमियम तेरा भी होगा, तो तेरे लिए तो एक वो कस्टमर है, और अगर मैं तेरे लिए कस्टमर लेके आ रहा हूं तो फ्री में तो नहीं लाऊंगा, मेरा भी कुछ कमीशन बनता है भाई। तेरे लिए कोई आदमी ढूंढा, कस्टमर ढूंढा, तो कमीशन तो मेरा भी बनेगा यार, फ्री में कैसे कर लूं मैं? रिलायंस बोला ठीक है, ओके, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए सुनना समझना। ठीक, LIC को रिलायंस को कितना प्रीमियम शेयर करना है? 5 करोड़, 50%। एक बार के लिए इजी फिगर रखने के लिए समझ लो कि रिलायंस को LIC को 1 करोड़ रुपए कमीशन देना है। अब होता क्या है, रिलायंस LIC रिलायंस को 5 करोड़ देगा, रिलायंस LIC को 1 करोड़ देगा, तो ये कैसा टाइम पास? इससे अच्छा बेटर यही करो ना कि LIC रिलायंस को 4 करोड़ दे दे, LIC रिलायंस को 4 करोड़ दे दे, बात तो एक ही हो जाएगी ना सर, नेट अमाउंट करके देना। मैं आपको 10 रुपए दूं और आपसे मेरे को 2 रुपए लेना है, तो बेटर है मैं आपको 8 ही रुपए देता हूँ, लेता ही नहीं आपसे 2 रुपए, बात तो बराबर हो जाएगी। सरकार बोली बात वही बराबर हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस LIC रिलायंस को कितना रुपए दे दे? 4 करोड़ रुपए दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो कमीशन है इस पे GST की बात नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आपने इसको वैल्यू में से माइनस किया है, कर दिया हमने। दूसरा, आपने हमें ग्रॉस अमाउंट पे GST दे दिया मैंने 1.8 करोड़। तो एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन है, सर एक बात बताओ, ये तो हम समझ गए, ये तो लिखा है केस, पर एग्जाम में ये तो नहीं डालेंगे उन लोग, कुछ तो ट्विस्ट करेंगे उन लोग। अब उन लोग ट्विस्ट कैसे करेंगे? उन लोग ट्विस्ट ऐसे करेंगे एग्जाम में कि उन लोग ये बोलेंगे, ध्यान देना सर, उन लोग ये बोलेंगे कि LIC ने रिलायंस को 5 करोड़ रुपए दिया और रिलायंस ने LIC को जो 1 करोड़ का कमीशन है वो अलग से दिया, डिडक्ट नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो फिर इस 1 करोड़ पे GST है। ये आएगा एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये तो सबको पता है, ये बहुत इजी है, ये आएगा एग्जाम में। इसके लिए आपको तैयारी रखना है, इसके लिए तैयारी रखना। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो दोनों इंश्योरेंस का केस है, मेरे को अगर एग्जाम में कभी पूछना रहा तो मैं तो यही पूछूंगा। ऊपर वाला तो वैसे ही इजी है, लीड इंश्योरर को इंश्योर, ये मजेदार बवाल है और इसका क्वेश्चन आ भी चुका, ऐसा नहीं है नहीं आया है, वापस आ सकता है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे इसके। जो पहली बार क्वेश्चन बना वो तो बहुत इजी बना, पहली बार जो क्वेश्चन बना तो सिंपल लिख दिया था कि री इंश्योरेंस कमीशन है और ग्रॉस अमाउंट पे GST पे हो गया, तो वो तो बहुत इजी हो गया था कि सबको समझ आ गया था कि शेड्यूल 3 में कवर्ड है, छोड़ दो। पर वो अगली बार एग्जाम में बनाएंगे तो वो तो थोड़ा घुमाएंगे सर, वो बिल्कुल घुमाएंगे, और वो सिंपल बोलेंगे सर कि क्या बोलते हैं यहाँ पर री इंश्योरेंस कमीशन तो था या रीसाइडिंग कमीशन, सर वो प्रीमियम में से डिडक्ट नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है भैया, फिर GST है, फिर तो GST है, प्रॉपर GST। समझ आया? ये इसका टिपिकल पार्ट बताया, इजी वाला आया तो वो तो सभी से बन जाएगा, टिपिकल वाला पार्ट ध्यान रखो। क्लियर हुआ? ये बैठा दिमाग में? तो ये हमने शेड्यूल 3 के पूरे ट्रांजेक्शन्स पढ़े, पूरे ट्रांजेक्शन्स। अब इनको ना याद करने के एक तरीके होते हैं, मैं ना नोट्स में बनाया हूँ, इनको याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है तो याद रखना भी तो जरूरी है, याद ही नहीं रखोगे तो क्या मतलब होगा। जैसे शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन से, इसको मैंने सिंपल एक वर्ड रख दिया था, PSP इंपोर्ट,
पी से परमानेंट ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। पी से प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की कहानी, और आई से इंपोर्ट। शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन बहुत सारे थे, तो मैंने उसका एक ना चार्ट बनाया था। इस चार्ट को सुनना, मजा आएगा, आपको समझ आएगा और आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपकी जिंदगी से मिलता जुलता है ये। ठीक है सर, एक पर्सन है जो सीए बना, आप लोग सीए बने, सीए बनने के बाद आपने सबसे पहले जॉब किया, वही काम तो सीख ले कुछ, तब तो अपना भी ऑफिस डाल पाएंगे। तो आपने जॉब किया, ठीक, जॉब किया तो आप सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में आ गए, बाहर हो गए सर, बाहर हो गए ना शेड्यूल 3 से। उसके बाद जॉब किया, कुछ पैसे कमाए, पैसे कमाए तो लगा सर लैंड और बिल्डिंग्स ले ले सर, घर बना ले, सपनों का घर, सपनों का घर बाहर है सर। ठीक, अब घर बनाए हो, प्रॉपर्टी इतनी महंगी लेते हो तो उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लिए सर। अब चाहे लीड इंश्योरर हो, को इंश्योरर हो, सब बाहर है सर। री इंश्योरेंस भी करा लो तो भी बाहर है सर, सब बाहर हो गए। इंश्योरेंस कराए, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दिया क्योंकि अब आपको लगा यार जॉब में इतना स्कोप नहीं, इतना पैसा नहीं है, छोड़ते हैं। जॉब छोड़े, अब आप कहाँ पर आ गए सर? हाँ, नेतागिरी में घुस गए। यहाँ से आता है हमारा राघव चड्ढा, ठीक है, एमपी एमएलए में घुस गए सर। एमपी एमएलए, अब यहाँ पर जब आप एमपी एमएलए बनते हो तो ऑब्वियस सी बात है पैसे की तो कोई लिमिट बचती नहीं है सर। अब पैसे की तो लिमिट ही नहीं है सर, आपके पास आए बाय पैसे आएंगे। अब जब आपके पास आए बाय आएंगे पैसे, ये लोग बाहर हो गए एमपी एमएलए, समझ लो ना, एमपी एमएलए बाहर हो गए। अब जब आपके पास आए बाय पैसे आएंगे तो आपको लगेगा यार लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी, नवाबी शौक चढ़ेंगे ना। तब आप रोड में बैठ के सट्टा तो नहीं खेलोगे, ऑब्वियस सी बात है कसिनो जाके ही खेलोगे सर, लेवल के शौक स्टार्ट होंगे सर। सब बस ये सब शेड्यूल 3 से बाहर हो गए सर। इन पे जीएसटी है सर, है ना, इन पे, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद जब इस टाइप की हरकतें करोगे, अंड संड करोगे, ये महादेव सट्टा ऐप सुने हो ना, शायद यही नाम है, महादेव सट्टा ऐप शायद, ठीक है, महादेव सट्टा ऐप। फिर इस टाइप की हरकतें करोगे तो बात तो कोर्ट तक जाएगी ना सर, आज नहीं तो कल जाएगी। कोर्ट ट्रिब्यूनल को फिर हमने बाहर किया सर, फिर कोर्ट ट्रिब्यूनल, आदमी लड़ते 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 कहाँ पहुंच जाता सर, मर जाएगा सर, और कहाँ जाएगा सर। अब मरेगा तो फ्यूनरल ब्यूरल सेरेमोटोरियम, मरे हुए आदमी को लेके जाना बाहर से। तो ये मैंने एक स्टोरी बनाई थी, आप नॉर्मली भी याद रख सकते हो ट्रांजेक्शन, आपको जैसे याद रहे, मुझे कोई इशू नहीं है। बट ये स्टोरी इसलिए बनाया था क्योंकि एक सीए रिलेट कर सकता है, और ना रिलेट कर पाए तो 2 मिनट के लिए रुक के राघव चड्ढा सोच लेना, 2 मिनट रुक के तो सोच ही लेना सर। पैसा भी हिसाब है सर, ऐसा नहीं है वो घूम फिर नहीं रहे, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, सब सब जितने बड़े एमपी एमएलए सब अलग लेवल पे बैठे हैं सर, सब 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 सब, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और ट्रांजेक्शन वाइज अगर आपको वैसे याद रखना है वैसे याद रखो, बट याद तो रखना होगा सर, कैसे भी याद रखना होगा सर, क्लियर। इंश्योरेंस वाला है ना वो एग्जांपल बताएंगे, जैसे जब ये हाँ हाँ, नहीं 5 करोड़ रुपए तो पहले ही हो चुका था, 5 करोड़ रुपए तो पहले ही हो चुका था, 5 करोड़ में तो ये तो ग्रॉस अमाउंट पहले भी दे के आ चुका है। बस ये 1 करोड़ की लड़ाई थी, लड़ाई पूरी पूरी 1 ही करोड़ की है और किसी की नहीं है। सरकार बोली जो आपका कमीशन है, उस कमीशन को अगर प्रीमियम का पार्ट रखते हो तो हम जीएसटी की बात नहीं करते, पर प्रीमियम अलग है कमीशन अलग है, तो फिर आओ बैठो भाई, फिर तो कमीशन पे जीएसटी दो, क्योंकि कमीशन एक धंधा है, कमीशन तो एक धंधा हो गया, एक सर्विस हो गई, तो फिर बैठो इस पे जीएसटी दे दो, अलग से दे रहे हो तो, समझ आया। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है,
मतलब नहीं 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 नहीं, अगर 4 है तो जीएसटी नहीं है, और तू अगर 5 दे दिया और 1 करोड़ अलग से ले रहा है, जीएसटी है। क्योंकि फिर सरकार ये बोलेगी कि एलआईसी ने रिलायंस को सर्विसेज दिए और रिलायंस ने उसके बदले उसे कमीशन दिए। आराम से एकदम सिंपल रखो। अगर एलआईसी ने रिलायंस को 5 करोड़ दिया, प्रीमियम का अमाउंट दिया, और रिलायंस ने एलआईसी को 1 करोड़ रुपए अलग से कमीशन दिया, अलग से दिया है, तो सरकार बोलती है बैठ भाई, अलग से पैसा मिला है तेरे को, तेरा हक तो 5 ही करोड़ में खत्म हो गया था, बट ये अलग से जो तेरे को पैसा मिल रहा है ना, ये तूने कुछ करके दिया होगा, धंधा किया है तू भाई, कमीशन लिया उसका 1 करोड़ रुपए, ला जीएसटी। और जब मैं यहां पर सरकार को बोलता हूं अच्छा, फिर अगर मैं 4 करोड़ लूं तो सरकार बोलती है भाई सुन, तेरा हक कितने का था? 5 का था, 5 का था ना, 5 तेरे को शेयर करना था और तेरे को 1 लेना था, तूने 5 में से ही 1 को एडजस्ट करा लिया, मतलब तू अलग से बिजनेस नहीं कर रहा है, तो उस प्रीमियम में से ही एडजस्ट कर ले रहा है। तो सरकार बोलती फिर छोड़ देंगे, फिर ये 1 करोड़ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ वहाँ पे ये है दोस्त नहीं, 1 करोड़ 8 लाख कहाँ से आया? अच्छा घर का बोल रहे हो, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, उस केस में ऊपर का बैठ गया। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर 2 लोग मिलके एक प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहे थे, यहाँ पर एक आदमी पूरी प्रॉपर्टी इंश्योर किया, उसके बाद पीछे दूसरे आदमी से धंधा किया। वर्धमान सर घर जा चुके हैं, वर्धमान सर को कुछ नहीं पता है रिलायंस और एलआईसी के बीच में क्या चल रहा है, मैं तो घर जा चुका हूँ, मेरे को क्या पता, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी एलआईसी से इंश्योरेंस 100% करा चुका हूँ। अब वो एलआईसी उस इंश्योरेंस को रिलायंस के साथ बांटे, किसी और के साथ, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं अपने घर पे हूँ सर, मैं आऊंगा हर साल आऊंगा, एलआईसी को अपना प्रीमियम दूंगा, मैं घर, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस प्रीमियम से एलआईसी रिलायंस के साथ शेयर करता है, टाटा के साथ शेयर करता है, मेरे को कोई मतलब नहीं उसके पीछे वो क्या कर रहा है। अरे बात समझ, मेरे तक तो बात ही नहीं आती है। क्लियर हुआ? पक्का? पक्का ना? नहीं तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर है, तो ये शेड्यूल थी हमारा पूरा कवर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत सिंपल सी बात है सर, ये सुनो, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑफिस, जागो ग्राहक जागो, सुनो, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम, अच्छा कंज्यूमर फोरम तो सुने होगे ना, जागो ग्राहक जागो, वहां जाके अपन केस करते हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ, वहां पर हमें प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। अपन जीएसटी में भी सीखेंगे प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट, कि कहीं भी केस करने जाए, ठीक है, तो प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, ऐसा नहीं मुंह उठा के कहीं भी चले जाओ और डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अपन पढ़ेंगे, एपेलेट अथॉरिटी होती है, एपेलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, उनके पास जाओगे तो किसी का 10% लिमिट, किसी का 20% लिमिट, वहाँ प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। तो सरकार बोली ये जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है इस पर जीएसटी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अबे इस पे क्यों जीएसटी लोगे, ये प्री डिपॉजिट है, ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी कि ये तो डिपॉजिट, ये वापस मिलेगा, मैं केस जीत गया, ये पैसा वापस आएगा मेरे पास, मेरा ही तो पैसा। समझ आया? बेटर दिमाग में। तो प्री डिपॉजिट फाइन पेनल्टी बाहर है सर, में जीएसटी की बात नहीं आती सर। डायरेक्टर का मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर का तो कभी भी डायरेक्टर का पहले एग्रीमेंट देखो, वो डायरेक्टर नौकरी कर रहा है तो वो डायरेक्टर नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा है तो जीएसटी की बात क्यों करोगे, आप इनकम टैक्स में बात करो, टीडीएस की। और अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो बैठाओ उस, फिर उसको देखो उस कितना पैसा दे रहे हैं, फिर उस पर जीएसटी की बात है। और ये हम जो डायरेक्टर वाली कहानी है ना सर, आरसीएम में बहुत अच्छे से सीखेंगे, आरसीएम में इसकी और भी कहानी है सर, बहुत सारी बातें आती हैं आरसीएम में तो सर। क्लियर सबको? आगे बातें करें। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें सर, सेल्फ सप्लाई, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, कंसाइनमेंट सेल, इन सब पे जीएसटी है सर, ये सब हम शेड्यूल 1 में कवर करके आए हैं सर, इन पे जीएसटी है। जॉब वर्क, इस पे जीएसटी है सर। अगर कोई गुड्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को सप्लाई कर रहे हो ड्यूरिंग वारंटी,
तो उस पर जीएसटी नहीं है, हो भी नहीं सकता। आप मेरी बात समझो, ये एप्पल का लैपटॉप मैंने लिया, 1 साल तक की वारंटी है और मैं पूछा एप्पल वाले से कुछ हो गया तो बोले भैया जनरली कुछ नहीं होता है, बट इन केस हो गया आपके लैपटॉप को कुछ तो हम साल भर के अंदर फ्री में बना के देंगे। अब मान लो कल के दिन इसमें कोई इशू आए, मैं लेके गया एप्पल वाले के पास, एप्पल वाला बोला भैया इसका ना मदरबोर्ड में दिक्कत है, मदरबोर्ड का कोई पार्ट वार्ट टूट गया, बनाना पड़ेगा। मैं बोला कितना खर्चा? बोले भैया 20,000 रुपये। मैं बोला मुझसे लोगे? बोले नहीं भैया, वारंटी में आपसे क्यों लेंगे, वारंटी में आपसे क्यों लेंगे? अगर वारंटी में भी आपसे पैसे लेने लग गए तो फिर वारंटी का मतलब ही खत्म हो गया। सिंपल। आप जब मेरे से पैसे ही नहीं ले रहे तो आप जीएसटी कैसे चार्ज करोगे? इसीलिए फ्री वारंटी पे जीएसटी नहीं होता। कैसे होगा आप मेरे को बताओ, समझ आई कहानी? जॉब वर्क पे है ना जीएसटी, जॉब वर्क, हाँ सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या चीज? ये तो है ना जॉब वर्क, जॉब वर्क पे जीएसटी है ना। जॉब वर्क तो अपन शेड्यूल 2 में पढ़ के, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जॉब वर्क पे जीएसटी है। गुड्स सेंट में नहीं है, मैं जॉब वर्कर को गुड्स भेजूंगा उस पे जीएसटी नहीं है। जॉब वर्कर जो उस पे जॉब वर्क करेगा उस पे जीएसटी है, वो भेजने में थोड़ी जीएसटी है, मैंने तो सिर्फ भेजा है। बल्कि हम चैप्टर पढ़ेंगे, जॉब वर्कर हमारा चैप्टर है, वहां पर हम सीखेंगे कि हम किसी भी जॉब वर्कर को इनपुट भेज सकते हैं, 1 साल तक फ्री में कोई जीएसटी नहीं है। कैपिटल गुड्स भेज सकते हैं 3 साल तक कोई जीएसटी नहीं है, वो हम सीखेंगे वो चैप्टर में जाके। अभी इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा जॉब वर्क में क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही जॉब वर्क है, तो वहां तो पूरा ही जॉब वर्क सीखोगे, तो अभी इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा था। बट सिंपल है कि जॉब वर्कर को हम अगर गुड्स भेज रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है। जॉब वर्कर जो जॉब वर्क कर रहे हैं उसमें जो वो मुझसे चार्जेस लेगा जॉब वर्क का, उस पर जीएसटी है। डिपेंड करेगा फिर आप मेरे को ये बताओ, सेम पैन नंबर है, अलग पैन नंबर है, पूरी शेड्यूल 1 की कहानी लड़ लूंगा मैं, तो पूरी शेड्यूल 1 की कहानी लड़ूंगा मैं। नहीं नहीं, पैन डिफरेंट नहीं होगा सर, इंटर स्टेट है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा सर। हाँ डिस्टिंक्ट पर्सन शेड्यूल 1 में कवर कर दूंगा मैं कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, दोनों को अलग अलग मैं मान के चलता हूँ, भले ही सेम पैन है बट अलग अलग मैं मान के चलता हूँ, दोनों सेपरेट रजिस्ट्रेशन में, दोनों का जीएसटी लगेगा। ठीक है, बढ़ू आगे, आओ सर अब कुछ सर्कुलर्स देखते हैं सर। सबसे पहला दिया हुआ है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस। इन्होंने सिंपल, बहुत एकदम ही सिंपल बोला, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है सर। सर आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैंगो अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, साउथ से आता है। अच्छे आम साउथ से आते हैं, आम होते हैं बट उतने नहीं होते जितना यहाँ कंजम्पशन है आम का, तो होते ही नहीं है। तो आम सबसे ज्यादा साउथ से आता है हमारे पास, और नॉर्थ में तो आम ही नहीं होते हैं क्योंकि आम के लिए गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, वो साउथ में होता है सर। तो आम साउथ से आता है सर। अब साउथ से आते हैं तो गाड़ी में आते हैं, वो छोड़ो, रोज दिन तो फ्रूट्स और क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स की गाड़ियां आ रही है, फ्रूट मार्केट है ना इतना बड़ा, लालपुर में मार्केट है, रोज तो आ रही है गाड़ियां। सिंपल है, गाड़ियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आ रही है और फल फ्रूट लेके जा रही है, उस पर जीएसटी नहीं, गाड़ी के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है, गाड़ी के मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यहाँ से कलकत्ता सामान जाता है, कलकत्ता से भी यहाँ सामान आता है, तो सरकार बोलती है जो ट्रक इन सामान को लेके आ रही है, सामान पे जीएसटी लो, हम मना नहीं कर रहे, सामान पे जीएसटी लेना आपका अधिकार है। अबे ट्रक जो लेके आ रही है उस पे जीएसटी क्यों ले रहे हो? ट्रक तो सामान लाएगी, सामान उतारेगी, ट्रक वाला चले जाएगा, उस पर क्यों जीएसटी लेना है आपको? पर मान लो, एक मिनट पहले मैं, पर मान लो वही ट्रक वाला, वही कोई ट्रक वाला है जो मान लो कोई 2 गाड़ी ट्रैक्टर या किसी चीज को बनने के लिए लेके आ रहा है, या वो ट्रक बनने के लिए यहाँ आ रही है, तो सरकार बोली फिर उसको बैठाओ, उस पर जीएसटी है सर। अब आप बोलोगे सर कितने अमाउंट पे जीएसटी रहेगा? उस केस में जितना उसका रिपेयर वगैरह का चार्जेस रहेगा, जो भी रिपेयर पार्ट्स वगैरह रिप्लेस हुए होंगे उसका जीएसटी रहेगा सर। क्या बोला, समझ आया?
ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस पे जीटीए है सर वो तो, हाँ उस पे जीएसटी। इन्होंने क्या बोला, अरे आधे पागल है लोग, जो नाके में खड़े रहते हैं ना लोग, नाका मतलब बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में जो लोग खड़े रहते हैं वो क्या बोलते हैं, भैया आप क्या लेके आ रहे हो, बोले भैया वो लोहा लेके आया हूँ, जाके चेक कर लो। बोले भैया इस पे जीएसटी, बोले देखो भैया बिल, मैं तो जीएसटी चार्ज किया हूँ जीएसटी। बोले गाड़ी भी तो लोहा लेके आ रही है, बोले तो भैया, बोले गाड़ी पे भी जीएसटी, बोले पागल हो क्या, जब गाड़ी खरीदा था तो मैं ऑलरेडी जीएसटी दे चुका हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, जितने बार गाड़ी ये सामान लेके आई है उस गाड़ी पे भी जीएसटी रहेगा। सरकार बोली पागल हो, ऐसे में तो मर जाएगा ट्रक वाला, और जो आदमी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो तो पूरा ही मर जाएगा। ट्रक सस्ती थोड़ी होती है, एक ट्रक 50 लाख की, 50 लाख में 18% जीएसटी, 9 लाख कितने बार पे करेगा, एक बार तो मैं परचेस करते टाइम पे कर चुका हूँ, इसीलिए सरकार ने छोड़ दिया। पर अगर कोई गाड़ी बनने निकली है सर फॉर रिपेयर मेंटेनेंस तो फिर जीएसटी है। हाँ हाँ, जितने का रिपेयर, अब रिपेयर कितने करेगा, मेंटेनेंस कितने करेगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं तेरे को अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान ले किसी के पास रायपुर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज लेवल की गाड़ी है, और गाड़ी थोड़ी मोड़ी खराब तो यहाँ बन जाती है, पर अगर थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई, यहाँ नहीं बनती है, यहाँ नहीं बनती है, गाड़ी यहाँ से बाहर निकल जाती है, यहाँ से गाड़ी जाती है या तो नागपुर जाती है, मुंबई जाती है, कोलकाता चले जाती है, सर यहाँ बनती ही नहीं है। तो वो जो गाड़ियां बनने चले जाती है यहाँ से, सर उस पर जीएसटी आ जाता है। अब जितना भी रिपेयर का चार्जेस रहेगा, जो भी रहेगा, उस पर जीएसटी आ जाएगा। ये डाउट आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं ये क्यों इनको सर्कुलर से क्लियर करना पड़ा, मेरे को तो समझ भी नहीं, कौन ऐसा आदमी होगा पागल जो ये बैठ के बातें कर रहा होगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। ठीक, अच्छा, गुड्स तो गुड्स, इन्होंने पैसेंजर का भी पूछ लिया था, सीरियसली। आपको क्या लगता है यहां से इंदौर गाड़ी जाती है कि नहीं, क्या लगता है बस यहां से इंदौर की है कि नहीं है? मैं गया हूँ भाई, यहाँ से बस इंदौर की है, चलती है, ठीक है, वोल्वो बस बोलते हैं, इंटरसिटी बस बोलते हैं, 2-3 नाम है उसके, चलती है सर, आप जाके पता करना कोई भी बस वाले से, आपको बता देगा। यहाँ से इंदौर क्या, बहुत सारी जगह, अयोध्या तक जा रही है भाई बस। सरकार बोली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मैं बोला ले लो जीएसटी, कहाँ मना किया, आपका हक है भाई, जो पैसेंजर से टिकट ली जा रही है उस पर जीएसटी आपका हक बनता है। इन्होंने बोला बस भी तो जा रही है, मतलब पागल हो, बस जब खरीदा था तब मैं जीएसटी दे चुका हूं। बोले नहीं नहीं, बस पैसेंजर के साथ जा रही है, पैसेंजर और बस दोनों पे जीएसटी लेंगे वापस। मतलब पैसेंजर वाले पे ले ना, बस वाले में क्यों ले रहे हो, ये बकवास टाइप की बात करते थे, इतनी बकवास बात है। अगर कोई एक स्टूडेंट, एक रियल में अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकली थोड़ा भी मार्केट समझता है, उसके सामने बोलूंगा तो बोलेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, ये तो पॉइंट हम खुद कभी नहीं सोचे थे, और ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे हम लोग सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में। अच्छा, इन लोग इतने तक नहीं रुके, अब यहां पर आई बात एयरक्राफ्ट इंजन की। आप बोलोगे सर इस पे बात क्यों आई सर, समझो, रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है सर, ये पता है ना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अब होता ही है कि रायपुर का एयरपोर्ट बहुत छोटा है सर, इतना बड़ा नहीं है, मेट्रो जितना बड़ा नहीं है सर, छोटा है, छोटा एयरपोर्ट है सर, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा फ्लाइट से ट्रेवल। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है सर, प्लेन में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, विश्वास करो आते हैं। तो सरकार बोली अगर प्लेन पैसेंजर को लेके जा रहा है, तो जो प्लेन पैसेंजर को लेके जा रहा है, पैसेंजर की सर्विस पे जीएसटी है, बट प्लेन जो साथ में चल रहा है उस पे जीएसटी नहीं है। मैं बोले ये तो कोई सोचा भी नहीं होगा, ये तो कोई सोचा भी नहीं होगा। एक प्लेन 500 करोड़ का होता है, कितने बार जीएसटी लोगे उसमें, 18%। मर जाएगी एयरलाइंस कंपनी, बोलेगी रख ले प्लेन ही रख ले भाई, तू ही रख ले, प्लेन ही रख ले, नहीं चाहिए हमको। पर प्लेन के पार्ट्स ना प्लेन में आते हैं, मैं आपको बता दूं, रायपुर में कभी भी प्लेन अगर कोई खराब होती है, हुई है, मैंने देखा है, प्लेन खराब हुई है, तो वो प्लेन जो खराब हुई उसके जो पार्ट्स है वो दूसरी प्लेन में आते हैं। तो सरकार बोली ये जो पार्ट्स आ रहा है ना सर, इस पे जीएसटी, इस पे जीएसटी, और होना भी चाहिए, ठीक है, ये चलेगा सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इस पे जीएसटी। अब इसलिए ये पॉइंट इनको बोलना पड़ा, कारण क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जो प्लेन के पार्ट आ रहे हैं, तो एक बार के लिए आप समझ लो इंडिगो की फ्लाइट है और उसमें कोई दिक्कत आ गई, टेक्निकल इश्यूज आ गए,
अब वो जो पार्ट लेके आ रही है वो भी इंडिगो की फ्लाइट ही लेके आ रही है, तो सरकार वाली कोई भी लेके आए वो पार्ट्स वगैरह पे जीएसटी है, पार्ट्स, एसेसरीज, इंजन्स, इन सब पे जीएसटी है, इन पे जीएसटी है। आप क्रेडिट ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन पे जीएसटी है। समझ आया? सिंपल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं आप लोगों को फाइनल की बुक्स दूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, अब आप बताना मैं किस में फॉल करता हूँ। पहला ऑप्शन है सर जहां पर मैं कंटेंट है, मेरा कंटेंट मेरा है, सामने वाला प्रिंट करके देता है, ठीक। और दूसरा तरीका ये है सर कि जहां पर मैं सिर्फ लोगो वगैरह डिजाइन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, बाकी सब प्रिंटिंग पेपर वगैरह सब उसका है। अब लड़ाई किस चीज को लेके हुई? लड़ाई इस चीज को लेके हुई कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैं बोला इस पे क्या लड़ाई है, सिंपल है। अगर कंटेंट मैं दिया, कंटेंट मैं दे रहा हूं, वो सिर्फ प्रिंट करके देता है, तो मेन चीज तो मेरी है ना, मेन तो मेरा है ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पर अगर मैं किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाऊं और उसको बोलूं भैया आपके पास एनवेलप है क्या, बोले हाँ हाँ है ना, एनवेलप है ना, बोले भैया इस एनवेलप में मेरा लोगो बस डाल दो, तो सरकार बोलती इस केस में प्रिंटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हम एग्जाम में इसमें कैसे याद रखेंगे? आपको सिर्फ ये वर्ड से याद रखना है इसको। लोग पता नहीं इसको जबरदस्ती टेक्निकली सोचते हैं, नहीं सोचना इतना टेक्निकल, एकदम सिंपल। कंटेंट देखना, कंटेंट, अगर कंटेंट वर्ड दिखा सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटेंट वर्ड नहीं है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये इसकी पहचान है। बाकी डिटेल में आप पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बात कहीं ना कहीं वही जाके होगी सर। सारी बात समझ बैठा दिमाग में? कंटेंट। और अगर कोई आदमी प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, डिजाइन्स वगैरह बेच रहा है तो सरकार बोलती है सप्लाई ऑफ गुड्स। सारी बात समझ। अपन कोई भी गिफ्ट शॉप जाते हैं, लेटर कार्ड्स वगैरह ले लेते हैं, प्रिंटेड एनवेलप्स ले लेते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीजें ले, सरकार बोली वो सप्लाई ऑफ गुड्स है भाई, क्योंकि वो उसके पास बना बनाया तैयार था, तू खरीदा है जाके, और यहाँ तो तू बनवा रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आया? अगला जॉइंट वेंचर समझते हो? सबसे प्यारा एग्जांपल, एक समय पे हीरो होंडा था, अभी तो मारुति और सुजुकी ले सकते हो सर, ये बड़े जॉइंट वेंचर है, सबसे बड़े जॉइंट वेंचर तो यही है अभी फिलहाल तो सर जॉइंट वेंचर है। अगर जॉइंट वेंचर अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है, क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? जॉइंट वेंचर अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी एसोसिएशन है, ठीक है, कुछ लोगों का एसोसिएशन है, कुछ लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसमें कुछ मेंबर्स जुड़े हैं सर, तो अगर वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है या मेंबर्स जॉइंट वेंचर को सर्विसेज देते हैं, या फिर मेंबर्स जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहे हैं, एकदम सिंपल समझना। इन्होंने बोला सर जॉइंट वेंचर मेंबर को सर्विस दे रहा है, मेंबर जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहा है, जॉइंट वेंचर दूसरे जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहा है, सर मेंबर दूसरे मेंबर को सर्विस दे रहा है। सरकार बोली ये पूरी चीज सप्लाई है, इन पे जीएसटी, ये पूरी चीज सप्लाई है सर। अब समझो ये वाला पॉइंट, आपको ये समझना, एग्जाम में ये आता है, ऊपर वाला नहीं आता, ऊपर तो इजी है सर, ये आता है एग्जाम में। जॉइंट वेंचर मेंबर, मान लो ठीक है, मेंबर ने जॉइंट वेंचर को 6,000 रुपए दिए और जॉइंट वेंचर को बोला मेरे बदले ये 6,000 रुपए का ये वाला गुड्स ले ले। सरकार बोलती है यहां पर मेंबर्स जॉइंट वेंचर को 6,000 रुपए जो दे रहे हैं, इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी। आपको पता है कोई भी क्लब, एसोसिएशन, कहीं पर भी मेंबर बनने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है अपॉन द क्लब मेंबर्स। सरकार बोलती है जब कोई क्लब आपसे पैसे लेता है तो
वो क्लब आपको उसके लिए सर्विसेज देता है, चाहे आप वहाँ का जिम यूज करो, चाहे आप उसका पुल यूज करो, तो उस पर जीएसटी होता है। पर अगर आपने क्लब को पैसा दिया कि ये ले 6,000 रुपये, मेरे लिए ये 6,000 रुपये का ये वाला सामान ला देना, तो सरकार बोलती है उस केस में इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी। यहां पर जॉइंट वेंचर आपको कुछ अलग से सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो सरकार बोलती है इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं है। पर कल के दिन अगर जो आपने 6,000 रुपये दिया है उसके बेसिस में क्लब वाला बोला भैया आपके लिए साल भर की जिम फ्री, तो सरकार बोलेगी इस 6,000 पे जीएसटी है सर, तो इस 6,000 पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया? पक्का बैठा दिमाग में? सिर्फ मेयर फ्लो ऑफ मनी है, सिर्फ मेयर फ्लो ऑफ मनी है। कैश कॉल्स, कैपिटल डालना, इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी। सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। आप समझो, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं आपको 6,000 रुपये दे रहा हूँ, आप 1 महीने बाद वही 6,000 मेरे को वापस दे दोगे, इस पे जीएसटी नहीं है। इस पे कहेगा जीएसटी, क्यों जीएसटी लोगे, ये तो मेयर फ्लो ऑफ मनी है, इस पे जीएसटी नहीं होता है सर। जीएसटी गुड्स और सर्विस में होता है, और गुड्स की डेफिनेशन से मनी बाहर है सर, इस पे जीएसटी नहीं है। पर अगर मान लो मैं आपको 6,000 रुपये दिया और मैं आपको बोला सर इसके बदले आप मेरे को 6,000 रुपये का कोई भी गुड्स दे दो, ये बॉटल दे दो 6,000 रुपये की, तो सरकार बोलती भैया इस पे जीएसटी है सर। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? ये समझ आया ना, मेयर फ्लो ऑफ मनी? क्लियर हुआ? किसी को सिर्फ पैसे का लेन देन है तो उस पर जीएसटी नहीं है, बट इसी पैसे के लेन देन पे आप सामने वाले से कोई गुड्स या सर्विस ले रहे हो तो उस पर जीएसटी है, तो भी जीएसटी। समझ आया? ठीक है, ये यही चीज बोले। मैं चाहता हूं एक बार ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ो ना, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आया डिफरेंस ए और बी वाले में? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ए वाले में मैंने 100 रुपए कॉन्ट्री करके दिया, उस 100 रुपए का सामान आ गया, तो सरकार बोलती है जो आप जॉइंट वेंचर को दे रहे हो दिस इज मेयर फ्लो ऑफ मनी। पर दूसरे केस में ये हुआ सर कि आप 100 रुपए करके इकट्ठा किए, बट आप गुड्स अपना यूज कर दिए, तो प्रैक्टिकली जो आप अपना गुड्स यूज करने दिए हो सर, इस पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा सर, क्योंकि वो आपने 100 रुपए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया। सरकार बोली इस पे जीएसटी। जीएसटी की बात बी वाले यूज करके मशीन वो तो रहेगा, जो जो जॉइंट वेंचर जाके जहां से मशीन खरीदेगा उस पे जीएसटी लगेगा, पर जो मेंबर ने जॉइंट वेंचर को 100 रुपए दिए थे इस पे जीएसटी नहीं है, नहीं है। दूसरे वाले केस में ये हुआ कि मेंबर्स क्या हुआ, 100 रुपए कॉन्ट्री किए, ठीक है, और जॉइंट वही 400 रुपए हो गया। अब ये बात हो रहा है मेंबर क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की मशीन यूज कर दी, बाहर से खरीद के लाने नहीं दे रहे हैं, और कल के दिन जॉइंट वेंचर वो जो मशीन यूज हो रही है उसका पैसा दे रहा है 400 रुपए, तो यहां पर मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अपनी मशीन यूज करने दे रहे हैं, तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे जीएसटी आ जाएगा। कौन सा वाला? जीएसटी किस पॉइंट पे लागू है, मतलब ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी आएगा। मशीन खरीदेंगे तो आएगा ही, मशीन पे तो कोई लड़ाई नहीं है। मशीन देख, मेंबर, जॉइंट वेंचर और मशीन, यही कहानी है। जब जॉइंट वेंचर बाहर से जाके मशीन खरीदेगा इस पे जीएसटी है, इस पे तो लड़ाई नहीं है जीएसटी की। पर ये जो मेंबर 100 रुपए, ये पहला वाला समझा रहा हूं,
जो मशीन जो मेंबर है जो 100 रुपए करके ज्वाइंट वेंचर को 400 रुपए दिए, ये जो 400 रुपए दिए इस पे जीएसटी नहीं है, इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी, पैसा जा रहा है, इस पे क्यों जीएसटी लोगे, इस पे क्यों जीएसटी लोगे? ज्वाइंट वेंचर उसके लिए कुछ करके थोड़ी दे रहे मेंबर्स को, इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी। ये पहला समझ आया? चलिए दूसरा केस 2 में क्या हुआ, फिर वही बात, मेंबर ज्वाइंट वेंचर, पर यहां आगे कहानी नहीं बढ़ी, यहां कहानी आगे नहीं बढ़ी, यहां कहानी आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि मेंबर ने बोला हमारे पास खुद के पास मशीन है, हमारे खुद के पास मशीन है, तो ज्वाइंट, हाँ किसी के पास भी हो सकती है, अब एक हो या सब हो, किसी के पास भी हो सकती है, मशीन है, ठीक। अब क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर बोला भाई हमें मशीन की जरूरत है, हमें मशीन की जरूरत है, ज्वाइंट वेंचर बोला, तो मेंबर बोले ठीक है हम देने को तैयार है मशीन, पर मशीन का चार्जेस लगेगा 400 रुपए। आ रही बात समझ? तो ज्वाइंट वेंचर बोला मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, मैं तो क्या करूंगा, आप ही लोगों से कॉन्ट्री पे लूंगा और जिसकी ये मशीन रहेगी उसको 400 रुपए दे दूंगा। सरकार बोली यहां जो आप मेंबर से 400 रुपए ले रहे हो, ये 400 रुपए काहे के लिए सर? मशीन के लिए है, क्योंकि ये मशीन तो तभी आप यूज कर पाओगे ना मेंबर से लेके, जब आप उन्हें 400 रुपए दोगे सर। तो सरकार बोली ये जो आप मेंबर से 400 रुपए ले रहे हो फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू अ मशीन, इस पे जीएसटी। अब क्लियर? नहीं तो पूछ सकते हो, पक्का? ठीक है, आसान भाषा में, मैं अगर आपको अपनी कोई चीज यूज करने दूंगा तो उस पर जीएसटी कैसे नहीं होगा? फ्री में तो नहीं दूंगा। मैं अगर अपनी कोई चीज आपको यूज करने दे रहा हूँ और उसके लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ, जीएसटी तो लूंगा ना सर। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मेरी गाड़ी यूज करो, सेल्फ ड्रिवन कार जो आ रही है आजकल, सुने हो सेल्फ ड्रिवन कार? सेल्फ ड्रिवन कार क्या है? यही तो है, ठीक है। वहां पर जॉइंट वेंचर वर्ड डाल दिया, तू जॉइंट वेंचर वर्ड को हटा दे, एक मिनट के लिए सोच के देख, कोई तेरे को अपनी सेल्फ ड्रिवन कार देगा यूज करने के लिए, तू उसकी गाड़ी यूज करेगा, एट द एंड ऑफ द डे तू कार वापस करेगा, क्या लगता है इस पर जीएसटी नहीं लेगा? लेगा, क्यों नहीं लेगा? अब तू एकदम छोटे बिजनेसमैन की बात मत करना, बड़े लेवल पे बात कर, जो रजिस्टर्ड है उनसे जाके सेल्फ ड्रिवन कार लेके देख ले, जूम कार वाले से ले ले, जूम कार वाले से ले ले, जीएसटी लेगा, डेफिनेटली जीएसटी लेगा। उसकी कोई चीज यूज करेगा, जीएसटी कैसे नहीं लेगा? सेम वही केस हुआ, आप मेंबर्स की मशीन से यूज कर रहे हो ना, आप तो मेंबर की मशीन यूज कर रहे हो ना, और जो मेंबर से पैसा ले रहे हो वो मशीन के लिए ही ले रहे हो। अगर आप मशीन के लिए नहीं लेते और ये 400 रुपए नॉर्मली लेते तो जीएसटी नहीं होता, मेयर फ्लो ऑफ मनी होके खत्म हो जाता। पर आपने वो 400 रुपए किस लिए लिया? मशीन के लिए लिया, मशीन को यूज करने के लिए लिया, इसलिए जीएसटी। जैसे मान लो साल में मतलब एबीसीडी में 100 रुपये है सर, हाँ तो जॉइंट वेंचर ने इन 4 में से एक मेंबर तो से मशीन लिए काम करवाया, तो उसने जो मशीन ली तो उस पर उसने जीएसटी पे किया, तो हाँ हाँ, समझ आया? बैठे दिमाग में? ये इसके बारे में कुछ सुने हो? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हर बैंक को 30% एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना पड़ता है, ये मैं नहीं, आरबीआई बोला है, गाइडलाइंस है आरबीआई की। तो सर मान लो एसबीआई है, उसने 40% दे दिया, और मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, इसने 20% दिया। अब इसकी फटी, क्योंकि इसको लगा सर अगर मैं 20% बस दिया हूँ और कम दूंगा तो कल के दिन फिर आरबीआई आएगा, पेनल्टी वगैरह लगाएगा, लंका लग जाएगी। आईसीआईसीआई गया एसबीआई के पास और एसबीआई को बोला सुनना, तू 10% लोन एक्स्ट्रा देके बैठा है, ये जो तू 10% एक्स्ट्रा लोन देके बैठा है, ये एक्स्ट्रा 10% लोन तू मुझे बेच दे, और ये 30% जो है इसको क्यों अपन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं? क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है जो आरबीआई ने डिक्लेयर किया, मैंने नहीं डिक्लेयर किया, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि प्रायोरिटी सेक्टर है। तो ये जो 10% एसबीआई आईसीआईसीआई को बेचेगा, उसको ये सर्टिफिकेट के थ्रू बेचेगा, और इस सर्टिफिकेट को सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया और इस पे जीएसटी है। लोन अमाउंट पे जीएसटी नहीं है, लोन अमाउंट इज अ मेयर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी।
कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा कि नहीं? क्या लगता है एसबीआई 10 लाख का लोन होगा तो 10 लाख ही लेगा? लिख के ले लो, 11 लेगा 12 लेगा, और जितना एक्स्ट्रा लेगा उस पे जीएसटी की बात है सर। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? अगला गैस टैंकर, ये कौन होते हैं? कहीं भी गैस टैंकर्स तो कहीं भी हो सकते हैं यार, कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा याद आया मेरे को, ये अरे यार, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना स्टूडेंट्स का, ठीक है, गैस टैंकर्स आ रहे हैं ना सर, फ्री में थोड़ी खाएंगे, पैसे दोगे आप उनको, जीएसटी है सर। ये सीए लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना, आते हैं ना गेस्ट एंकर्स, बड़े बड़े टीचर्स आते हैं या जो भी आते हैं सर। समझ आया? बेटा दिमाग? एक बात समझो, अपन किसी से भी जमीन जब खरीदने जाते हैं ना, तो सामने वाला जमीन अपन को लेबल करके देता है। लेबल मतलब समझते हो? कि प्रॉपर इक्वल जमीन रोड से बराबर करके देता है, नहीं तो कैसे देगा? जमीन नीचे थोड़ी धसी हुई रहेगी, जमीन वो बराबर करके देता है, ये नॉर्मल। अब थोड़ा सा हाई लेवल की बात करते हैं। जब आप कभी कोई बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में लेने जाओगे ना कोई भी प्लॉट, तो बिल्डर आपको अपने प्लॉट के जस्ट सामने ड्रेनेज लाइन बना के देगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ला के देगा। अभी नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगा बताओ मेरे को आप मेरे को ड्रेनेज सिस्टम नहीं दोगे डेवलप करके तो मैं कहां से डेवलप करूंगा? मेरे को कैसे पता है ड्रेनेज सिस्टम कहां से डालना है? क्योंकि जो भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका तो अपना सिस्टम पूरा बैठा हुआ रहता है, पाइपिंग वगैरह सब उनका डाला हुआ रहता है। कभी भी आप कोई बिल्डर से कुछ खरीदने जाओ प्लॉट, वो आपको लेबल करके देगा, ड्रेनेज लाइन बना के देगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस डाल के देगा, बहुत सारी चीजें करके देते हैं वो आपको प्लॉट में, ताकि जब आपका मन हो आप घर बनाओ और रहना चालू कर दो। तो सरकार वही बोल रही है, इस पे जीएसटी नहीं है सर, क्योंकि सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे जीएसटी था ही नहीं सर, कभी नहीं था। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? अगला पर्किसिट्स, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीए फाइनल के स्टूडेंट को पर्किसिट्स तो पता है। सैलरी पर्सन को कैसे पर्किसिट्स मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं सर? और आप लोग डीटी में भी सैलरी चैप्टर पढ़ते हो तो पर्किसिट्स की तो लिस्ट याद है आपको। तो सर जितने भी पर्किसिट्स है वो सैलरी के पार्ट होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं होता सर। ये क्लियर? पक्का? कैसे ये सर्कुलर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ निहायती बकवास बात पे नहीं लड़ते हैं लोग, कुछ भी सेंस पे लड़ते हैं लोग, कुछ भी इतनी इलॉजिकल चीजों पे लड़ते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कौन बैठा है वहां पर, नाम मालिक। ध्यान से सुनना, आपको लगेगा सर क्या बकवास करते हो आप। देखना, हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर तो समझते हो, ये बाप ये बेटा, होल्डिंग सब्सिडरी, बाप बेटा। सर ये गारंटीड है इसके 51% या उससे ज्यादा शेयर रखा होगा तब तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होगा सर। ठीक, अब किस बात पे लड़ाई हुई है ध्यान से सुनना, मतलब बाप रे बाप। सर यूनिलीवर हिंदुस्तान लीवर के 50% से ज्यादा शेयर्स रखा है, तो इन्होंने बोला कि यूनिलीवर हिंदुस्तान लीवर के 50% से ज्यादा शेयर रख रहा है तो इसको हम सप्लाई और सर्विस मानेंगे और इस पे जीएसटी होगा। ये सर्कुलर 2 पेज का सर्कुलर था, फिर इसका क्लैरिफिकेशन भी आया और वो क्लैरिफिकेशन 2 पेज का भाई, और उस 2 पेज की क्लैरिफिकेशन में क्या समझा है? पहले तो बैठाए और समझाए, बोले बैठ, बोले बैठ। सबसे पहले तेरे को गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन से सिक्योरिटी बाहर है। तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के सिक्योरिटीज रखी है तो वो तो वैसे ही गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गई थी, तो जीएसटी तक बात ही कैसे पहुंचेगी? पूरे सर्कुलर का क्रक्स यही है। आप मेरे को बताओ, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स रखिए, आप जीएसटी किस पे लगाओगे? आप मेरे को आप ये बताओ किस पॉइंट पे जीएसटी लगाओगे? आप बोलोगे सर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के 50 लाख के शेयर्स रखिए, अबे तो वो शेयर्स है, शेयर तो वैसे ही बाहर है गुड्स से, जीएसटी आ ही नहीं सकता। पता नहीं कौन आधा पागल है डिपार्टमेंट में, क्या कहानी थी, राम मालिक बैठ के इस पॉइंट पे लड़ रहा था कि इट्स अ सप्लाई और सर्विस पे जीएसटी होना चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, और एक स्टूडेंट आखिरी दिन पढ़ेगा भी नहीं इतना एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एट द एंड उसे भी पता है सर सिक्योरिटीज बाहर है सर। क्लियर? बैठा दिमाग में? ये वारंटी की कहानी सर,
ये मेरे को आपको समझानी है, और ये बड़ी सी कहानी है, पर ये मैं आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके लिए मेरे को लंबा समय चाहिए, बड़ा लंबा समय चाहिए। इसको मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा, मैंने इसके पूरे चार्ट्स बना दिए क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए वारंटी, अरे बाप रे बाप। और इस बार के एग्जाम में, मई 26 के एग्जाम में अभी वारंटी का ही क्वेश्चन आया था। मई 26 के एग्जाम में वारंटी, तो ये वारंटी तो घुसा दिया था, छोड़ दिए थे स्टूडेंट वारंटी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था। और ये वारंटी मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, ये वारंटी मैं आपको समझाऊंगा वहां पर आईटीसी में। हाँ, कोई नहीं पढ़ता, कोई सर्कुलर्स नहीं पढ़ते, मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको बैठा बैठा के एक एक सर्कुलर बता रहा हूँ। लोग पढ़ाते ही नहीं सर्कुलर इतना। सर्कुलर जनरली होमवर्क होता है, आप सर्कुलर पढ़ लेना करके, और इस बार का पेपर भर दिया सर्कुलर से। पता नहीं क्या सोच रहे थे, सर्कुलर से ही भर दिया, उठा उठा के सर्कुलर घुस घुस के पूछ दिया। मतलब जो पहले के पिछले बार के भी अमेंडमेंट के सर्कुलर्स थे जो नहीं पूछा था, वो इस बार ही घसीट के पूछ दिया सर्कुलर्स। तो इस बार के बाद से स्टूडेंट को समझ आ गया, इज्जत से बैठ के सर्कुलर पढ़ लेना चाहिए। भले याद मत करो, एक बार समझ के छोड़ दो ताकि ट्रीटमेंट हमें पता हो। सुन लो एक बार ताकि कम से कम ट्रीटमेंट पता हो कि सर्कुलर का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये अपन आईटीसी वाले चैप्टर में सीखेंगे क्योंकि इसका आईटीसी में रिलेवेंस है। वहां पर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा क्योंकि क्रेडिट भी मिलती है सर, तो वहां पर सिखाऊंगा कि वारंटी का क्या ट्रीटमेंट है सर। हाँ हाँ, जनरली वारंटी पे जीएसटी नहीं है, बट वहां पर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा सिखाऊंगा। अभी इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आईटीसी में, जिस दिन मैं आईटीसी में बैठ के बात करूंगा, आधा घंटा तो मेरे को इसको समझाने में लगेगा। इतने केसेस है इसके अंदर, पढ़ेंगे। भगवान मालिक, ये फिर अगला क्लैरिफिकेशन तक क्या पॉइंट पे लड़ रहे थे, ध्यान से सुनना, अब आपको समझ आएगा। ये भगवान क्या हो, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर, क्लियर? ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी। वर्धमान सर यूनिलीवर में काम करते हैं। हिंदुस्तान लीवर बोला एक काम करते हैं, वर्धमान सर बहुत सालों से क्या बोलते हैं हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहे हैं। तो यूनिलीवर ने बोला एक काम करो, हिंदुस्तान लीवर को बोला सुनो, वर्धमान सर को अपन ईसॉप दे देते हैं। ईसॉप पता, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब आप इसमें और भी नाम जोड़ सकते हो, ESPP, RSU, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यूनिट, जो भी बोल सकते हो। तो ये वर्धमान सर को दे देते हैं। तो बात ये हुई, 100 रुपए का शेयर था, वर्धमान सर को ईसॉप के नाम पे कितना रुपए में मिल रहा था, 20 रुपए में। तो यूनिलीवर बोला भाई इतने टाइम से वफादार इंसान है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपन 100 रुपए का शेयर 20 रुपए में दे देते हैं। ठीक है, पहला तो शेयर्स है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, जीएसटी होना ही नहीं चाहिए था, क्रिस्टल क्लियरिटी। अब सरकार इस पे हार गई तो सरकार अगले पॉइंट पे लड़ी, और अगला पॉइंट सरकार का ये था, वर्धमान सर यहां से यहाँ 20 रुपए दे रहे हैं, ये 20 रुपए यूनिलीवर को जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिलीवर वर्धमान सर को कोई सर्विस दे रहा है थ्रू हिंदुस्तान लीवर, इस पे जीएसटी होना चाहिए। मतलब पागल हो गए हो, वो जो मेरे को ईसॉप दिया है ना, उसी का 20 रुपए दिया हूं मैं। सरकार बोली ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, अजीब अजीब टाइप के पॉइंट पे लड़े। सरकार बोली ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्धमान सर से हिंदुस्तान लीवर 20 रुपए ले और यहां पर सिर्फ 18 रुपए दे। मैं बोला अगर ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान लीवर मुझसे 20 लिया और यूनिलीवर पे सिर्फ 18 रुपीज पहुंचाया, तो आप 2 रुपए पे जीएसटी ले लेना। ये बोल के ले लेना कि हिंदुस्तान लीवर अपने सर्विस का 2 रुपए चार्ज रख लिया यूनिलीवर से, आपको बोल के ले लेना जीएसटी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर जब ये आदमी 20 का 20 यहां भेज रहा है, किस बात का जीएसटी पे? आप तो मुझे शेयर्स ही दे रहे हो, और शेयर तो आप पहले ही बाहर करके रखे हो ना, ईशॉप भी तो शेयर्स ही होता है। हाँ, यूनिलीवर का शेयर्स, अरे ईसॉप भी तो शेयर्स ही है, किस बात का जीएसटी की बात कर रहे हो? अजीब अजीब टाइप के पॉइंट पे इन लोग लड़ते हैं, अजीब अजीब टाइप के पॉइंट पे इन लोग लड़ रहे हैं। राम मालिक क्या चाहते हैं इन्हीं लोग जाने से। आई होप आपको समझ आया होगा, पक्का। बढ़ू आगे, देखो ना आए तो प्लीज बोल देना ना, मेरे को नहीं पता चलेगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो बोल देना, सर यहाँ पर प्लीज इसको वापस बता। हाँ, वो 2 रुपए में आएगा अगर आप 2 रुपए रख लिए तो। हिंदुस्तान लीवर अगर 2 रुपए रख लिया तो ये माना जाएगा कि 2 रुपए सर्विस का चार्ज किया हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर से, उस पर जीएसटी आ जाएगा। फिर वो
फिर तो आप पूरी बैकएंड की कहानी चला दो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड डिस्टिंक्ट परसेंट विद कंसिडरेशन जीएसटी है सर, आरसीएम है सर, फिर तो पूरी कहानी चला दो। पर वो 2 रुपए रखा तो, नहीं रखा तो क्यों आएगा जीएसटी? अरे 20 लेके 20 दे दिया, एज एन एजेंट काम किया, वो तो रखा ही नहीं कुछ पैसा। आई बात समझ? और एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स कवर होता है, सर्विस नहीं। फ्री की याद आया? ऐसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए जीएसटी में, तो थोड़ा सा मतलब अच्छी ग्रिपिंग रहती है सब्जेक्ट में। नहीं तो ना भी कनेक्ट करो तो भी मैं सर्कुलर से क्लियर कर दिया, बट अगर कल के दिन आपसे कोई कभी पूछ दे तो आपका दिमाग आए बाय चलना चाहिए, अपना दिमाग आए बाय चलना चाहिए। आगे बढ़ो, पक्का? ये एक और आप सुनो इसको, सोच रहा हूँ इसको भी एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी कभी जिंदगी में कोई गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम लेने गए हो, कार का, या सुने हो, तो ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। समझाता हूँ क्या होता है रियल लाइफ, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी में, आपको समझाता हूँ क्या होता है एकदम रियल लाइफ। वर्धमान सर, उनकी कार है, जिंदगी के 2 किस्से। पहला किस्सा, वर्धमान सर की कार, कार का एक्सीडेंट हो गया, गेट ठुक गया, मैं गया शोरूम वालों के पास, ठीक है, मारुति वाले के पास गया, मेरी गाड़ी मारुति की, मैं मारुति वाले के पास गया, बोला भैया गेट ठुक गया। बोले ओके भैया कोई बात नहीं, हम गाड़ी बनवा देंगे, आप जाओ। मारुति वाला क्या करेगा, इंश्योरेंस वाले को बुलाएगा, बोलेगा इधर सर्वे कर ले तू, लॉस वॉस बाद में कचर कचर नहीं चाहिए, तू आज सर्वे कर, लॉस वगैरह जो भी रहेगा। ठीक, मैं घर जा चुका हूँ, मैं गाड़ी चाबी छोड़ के निकल गया घर, क्योंकि इसके बाद की कहानी मेरे को नहीं पता चलेगी, अब ये इन दो के बीच की कहानी है सर। ठीक, तो जैसे ही गाड़ी बनेगी 6-8 दिन बाद मारुति वाला मेरे को फोन करेगा, भैया आपकी गाड़ी बन गई, ले जाओ। यही होता है नॉर्मल, आम आदमी की जिंदगी में यही है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरी गाड़ी में एड ऑन वर्ड सुने, एड ऑन सुने, जिसमें क्या बोलते हैं 1000 रुपये, मतलब गाड़ी बनवाने का सिर्फ 1000 ही रुपये लगता है प्लस जीएसटी, हमें और कुछ नहीं लगता, चाहे गाड़ी कितनी भी ठुक जाए। ठीक, तो ये जो 1000 रुपये मेरे से चार्ज करेगा, इसमें 18% जीएसटी है, मैं बता रहा हूँ है। हाँ हाँ, वो कन्वीनियंस फी बोल के 1000 रुपये लेते हैं, उस पर जीएसटी है, मैं बता रहा हूँ है उस पर जीएसटी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली रोज हो रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अब जो सर्कुलर के पॉइंट ऑफ व्यू में लड़ाई हुई है उसको समझते हैं। प्लीज ये थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये थोड़ा एक्सट्रीम केस होता है। वर्तमान से नहीं लूंगा इस पर मैं एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स था एक पर्सन, ठीक है, नया नया 18 साल का तक गाड़ी चलाना सीखा, आए बाएं टाइप से गाड़ी चलाया, नया रायपुर जाके वो 140 पे चला रहे गाड़ी, गाड़ी ठुकी, डिवाइडर में घुसी, पूरी गाड़ी खत्म। वो जैसे तैसे गाड़ी से फेंका गया तो वो जिंदा बच गया, पर पूरी गाड़ी खत्म, पूरी गाड़ी खत्म खत्म। अब ये गाड़ी खत्म हुई है, मतलब प्रैक्टिकली कबाड़ बन गई। गाड़ी कौन सी ले, कोई भी ले लेते हैं यार, कौन सी ले, स्विफ्ट ले लेते हैं। गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है। अब बात यह है कि ये कबाड़ को ले जाके मारुति वाले को दिखा, मारुति वाले बोले भैया ये कबाड़ कहाँ से उठा के लाए? बोले नहीं नहीं कबाड़ नहीं भैया, ये हमारी गाड़ी थी, एक्सीडेंट से खत्म हो गई है। मारुति वाले बोला भैया ये नहीं बनेगी, ये इतनी खत्म हो चुकी है कि इसको नहीं बनवा पाओगे आप, और इसको बनवाने जाओगे तो उतने में नई गाड़ी आ जाएगी आपकी। तो करे क्या? मारुति वाला बोला भैया आप देख लो, इतने पूरे का क्लेम नहीं मिलता है भैया। तो मैं बोला ऐसे में तो मेरा लॉस हो जाएगा। बोले लॉस नहीं होगा भैया, समझो मेरी बात, आपको क्लेम मिलेगा, पर आप सोचो एक एक पार्ट का क्लेम लेने जाओगे तो वो नहीं बनेगा, एक एक पार्ट का नहीं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट फाइबर के होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्लेम में नहीं आती है। मैं बोला देख आम आदमी टाइप बात कर, मेरे को बता क्या होने वाला है। बोले भैया ये आपकी गाड़ी कबाड़ हो गई, आपकी गाड़ी इंश्योर थी, आपके पास इंश्योरेंस का पेपर है? मैं बोला हाँ हाँ मेरे पास इंश्योरेंस का पेपर है। बोले आप इंश्योरेंस का पेपर खोल के देखो, उसमें IDV लिखा हुआ है।
इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मैं बोला ये क्या होता है? बोले हर साल आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू बची वो लिखा हुआ उसमें। मैं बोला हाँ लिखा लिखा लिखा। मैं बोला मैं जब स्विफ्ट खरीदा था तो 8 लाख की थी, अभी उसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं, आईडीवी वैल्यू 5 लाख बची है। मारुति वाला बोला देखो भैया गाड़ी तो नहीं बनेगी, गाड़ी तो नहीं बनेगी, बट गाड़ी आपकी इंश्योर्ड थी, हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये है मेरा, इस 5 लाख पे जीएसटी। क्वेश्चन क्या पूछा समझ आया ना? मैं ये जो 5 लाख मारुति वाला देगा मेरे को आईडीवी वैल्यू का, क्या इस पे जीएसटी? वो बाद में देखेंगे, पहले आप मेरे को बताओ आईडीवी, वो बाद में देख लेंगे अपन। मेरा क्वेश्चन ये है, मारुति वाला मेरे को 5 लाख रुपए दे देगा, गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, क्या लगता है कुछ दे दिया उसको। इस पे जीएसटी नहीं हो सकता? सर मैं जब गाड़ी खरीदा था तो 8 लाख पे जीएसटी दे चुका हूँ, वही तो गाड़ी है। अरे गाड़ी थोड़ी बदली है, गाड़ी तो वही है। ये क्रिस्टल क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब ध्यान से सुन, कबाड़ पड़ा है मेरे पास, मैं मारुति वाले को बोला इसका क्या करूँ? बोले भैया आपकी इच्छा, आपको जो करना है आपका है, आप घर ले जाओ, घर में सजा के रख लो। हम क्या? मैं बोला अबे पागल, मैं इसका करूंगा क्या? ये मेरे लिए तो टोटल कबाड़ है। तो मारुति वाला बोला मेरे को भेज दो, मारुति वाला बोला मेरे को भेज दो। मैं बोला ठीक है, दिया आपको कबाड़, कितने में काटोगे बताओ? काटोगे मतलब कितने में लोगे? ठीक है, वर्ड हम लोग वही यूज करते हैं, काटो ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जनरल वर्ड ये। कितने में लोग? बोले एक काम करते हैं भैया, 1 लाख रुपए दे देंगे आपको कबाड़ का। बोला बढ़िया है, रख लो, मेरे तो वैसे भी कोई काम का नहीं था। आपको जो इसमें से निकालना है निकाल के यूज कर पाओ, दूसरी गाड़ी में यूज कर लेना, फेंक देना, मेरे को क्या करना है। मारुति वाला बोला ठीक है, ध्यान से सुनना, ये यहां से काम कर। मारुति वाला बोला भैया ठीक है, हम आपको 5 लाख माइनस 1 लाख, हम आपको 4 लाख दे देंगे। मैं बोला क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? वही तो मैं भी पूछा क्यों। तो पीछे से इंश्योरेंस वाला मेरे को बुलाया, बैठाया, बोले सुन बैठ बैठ, हम तेरी गाड़ी इंश्योरेंस किए थे, हम तेरी गाड़ी इंश्योरेंस किए थे, तो हम तेरे को गाड़ी का ही तो 5 लाख दे रहे थे, 5 लाख उस कबाड़ का दे दिए, अब तो वो कबाड़ हमें दे दे। Exactly. समझ आया? बेटर दिमाग में। तो वो मुझे कितना देंगे सर? 4 लाख, 4 ही लाख देगा इंश्योरेंस वाला। और यही नियम है, आप कहीं भी जाके पता कर लो, यही होता है रियल लाइफ में, तो यही होता है। जितने कबाड़ का रेट होता है वो कबाड़ का रेट काट के ही इंश्योरेंस वाला आपको पैसा देता है, क्योंकि इंश्योरेंस वाला ये बोलता है भैया सुनो, कबाड़ से तो 1 लाख मिल गया ना, मैं बचा हुआ दूंगा ना। आपको बचपन की कहानी, एकदम छोटे से थे जब अपन अकाउंट्स पढ़ते थे, और अकाउंट्स में हम एक बेसिक बात सीखते थे, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू, याद है? डिप्रिसिएशन निकालने के लिए माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू वही तो है जो मेरे को रिकवर होने वाली है, तो वो वही तो बोल रहा है, जो तेरे को रिकवर हो जाएगा वो क्यों दूंगे, जो नहीं रिकवर हो रहा है वो मैं देता हूँ ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तेरे को इस गाड़ी का 5 लाख मिलना चाहिए था, पर जब तू उसको कबाड़ को बेच के 1 लाख रिकवर कर लिया, तो मेरी जिम्मेदारी तो 4 की बनी ना। अल्टीमेट तो 5 लाख ही मिलेगा, अल्टीमेटली 5 लाख मिलेगा, अल्टीमेटली 5 लाख ही मिलेगा। बात समझ आई? क्या करेगा कबाड़ का? हाँ है, पर क्या करेगा कबाड़ का? बेच। तू बाहर जाके जैसे मान ले एक, अच्छा एक वो भी केस में कवर करता, बट चल तू पूछ ले तो अभी कवर करता हूँ। मान ले तू बोलेगा सर मैं तो बाहर जाके बेचूंगा, साला ये 1 लाख रुपए झूठ बोलता है, ये से ज्यादा का बिक जाएगा। ठीक है, तू बाहर जाके कितने में बेच दिया? 2 लाख, बाहर जाके 2 लाख में बेचा। इंश्योरेंस वाला क्या करेगा? 5 माइनस 2, 3 लाख देगा तेरे को। अब तू बोलेगा मैं बताऊंगा ही नहीं इंश्योरेंस वाले को मैं कितने में बेचूं। अबे ये कैसा बकवास है? तू कबाड़ जो बेचा है ना, उसका जो बिल रहेगा वो तेरे को इंश्योरेंस वाले को दिखाना पड़ेगा, उसके बिना इंश्योरेंस वाला पैसा नहीं देगा। ये रियल लाइफ में होता है। हाँ नहीं 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 नहीं, पक्के का बिल बनेगा, प्रॉपर बिल बनेगा। थोड़ा भी कच्चा पक्का रहा तो इंश्योरेंस वाला बचा हुआ 3 लाख नहीं देगा तेरे को।
अब इसमें आप कुछ भी सोचो तो अलग मैटर है, बकवास। रियल लाइफ में यही होता है शोरूम में। आप किसी भी शोरूम वाले के साथ बैठ जाओ, आपको वो यही बताएगा। तो फिर लड़ाई किस बात पे थी जीएसटी की? फिर लड़ाई किस बात पे थी जीएसटी की? अब लड़ाई किस पे होने लगी, मतलब आप समझो किस बात पे लड़े थे इन लोग लड़े इस बात पे थे, ये जो मिस्टर एक्स है उसने अपना कबाड़ बेचा है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को बेचे चाहे बाहर बेचे, बेचा है जीएसटी। वो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी। ये आदमी ने बैठाया और समझाया, बोले सुनो, मैंने जितने में बेचा है, जैसे अपने एग्जांपल में 1 लाख में बेचा है, तो जो मेरे को गाड़ी की आईडीवी वैल्यू मिल रही है वो भी तो 1 लाख माइनस करके ही मिल रही है ना। और मैं जब गाड़ी खरीदा था तो मैंने जीएसटी पे किया था, पहला। दूसरा, मैं कार बेचने का धंधा नहीं करता हूँ, मैं स्क्रैप का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्क्रैप बेच रहा हूँ, मेरा धंधा नहीं है ये। कैसे जीएसटी लोगे आप बताओ? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। चलो गुड्स है, कंसिडरेशन है, प्रूव करो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कैसे प्रूव करोगे बताओ? चलो आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। अब एक कार पर्सनल है, कैसे आ गई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? हो ही नहीं पाएगा जीवन में प्रूफ। कैसे ले लोगे आप मुझसे जीएसटी? तो इन्होंने बोला ओके वी आर सॉरी, ये कबाड़ आप इंश्योरेंस वाले को बेचो, कबाड़ बाहर बेचो, बस आईडीवी वैल्यू से रिड्यूस कर देना, और रिड्यूस करने के बाद क्या बोलते हैं, जितना भी अमाउंट रहेगा उसमें हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। हम कहीं ना ये 1 लाख पे जीएसटी की बात करेंगे, ना ये 4 लाख पे जीएसटी की बात करेंगे, हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। पर गलती से होता नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं होता है। गलती से अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए दी और अलग से 1 लाख रुपए और दे दी कबाड़ का, तो फिर इसे 1 लाख पे जीएसटी है। अगर गलती से इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करी तो, बट ऐसा कोई नहीं करता पूरे मार्केट में। होना ही नहीं चाहिए था, बट सरकार जबरदस्ती डाल दिए, डाल दिए। लॉजिकली नहीं होना चाहिए, इसीलिए रियल लाइफ में कोई ये करता ही नहीं। रियल लाइफ में कोई ये कहीं नहीं हो रहा है। आप जाके कोई भी शोरूम में बैठ लो, यही होता है शोरूम में, ये कहीं नहीं होता है। समझ आई कहानी? तो ये सर्कुलर्स है और ये सर्कुलर की लड़ाइयाँ हैं। तो प्रैक्टिकली हम बहुत सारे सर्कुलर्स कवर कर लिए हैं, बट अभी भी बचा। टू बी फ्रैंक, एक दिन और कल लगेगा जिसमें हम बचे हुए सर्कुलर्स और चीजें कवर करेंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन यही रोक लेते हैं।